बैंक ऑडिट का करेंगे अपन लोग तहलकेदार, जबरदस्त, जोरदार, धमाकेदार, जितने शब्द तुमको आते हैं सारे बोल देना। बैंक ऑडिट का अपन करेंगे उतना बढ़िया रिवीजन। बैंक ऑडिट में मेरे को पता है स्टूडेंट्स कहां पे लैग करते हैं, कहां पे लैग करते हैं भाई साहब, तुम लोग पता है कहां पे लैग करते हो? बैंक ऑडिट तुम लोग छोड़ते हो उसके लेंथ के कारण। तो ये जो अपने नए वाले मैजिक चार्ट्स है, अगर तुम उसको देखोगे तो अपन ने पुराने वाले मैजिक चार्ट्स के कंपैरिजन में इसमें बहुत ही अच्छा कवरेज करके चले, बहुत ही लिमिटेड कवरेज करके चले, और एंड में मैं तुमको एक कॉमन आंसर भी देने वाला हूं इसमें रिवीजन के एंड में, जिसमें अगर तुम लोग भूल गए एग्जाम में या 1.5 दिन में तुम लोग रिवाइज नहीं कर पाए तो खाली कॉमन आंसर लिख करके आ जाना, तुमको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार से अपन लोग बैंक ऑडिट का जबरदस्त रिवीजन करेंगे। जब भी तुम लोग फ्यूचर में चैप्टर को पढ़ने बैठो तो प्लीज ये रिवीजन लेक्चर देख करके बैठना, क्योंकि इसमें क्लास में जो भी अपन ने डिस्कस किए थे एग्जांपल्स, क्लास में अपन ने जो भी डिस्कस किए थे मेमोरी टेक्निक्स, उसमें से रेलेवेंट चीजें अपन लेते हुए चलेंगे, रेलेवेंट मेमोरी टेक्निक्स। तो इस प्रकार से मैं रिवीजन लेक्चर बना रहा हूं कि तुम लोग इसको 1.5 डेज में देखो। क्लियर है क्या? हाँ, 1.5 डेज में देखो, और देख करके भी तुम लोग अगर पढ़ने बैठ जाओ ना तुम्हारा सारा टेंशन सॉल्व हो जाए। तुम लोग जाते जाते भी एग्जाम हॉल में जाते जाते भी देख लो ना, तुम्हारा सारे टेंशन सॉल्व हो जाए। इस तरीके से अपन लोग कवर करने वाले सारी इंपॉर्टेंट वाली चीजें, इंपॉर्टेंट नहीं 100% चीजें जो भी अपन ने क्लास में कवर करी है, सारी की सारी चीजें अपन लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है? हाँ, मेन जो प्रॉब्लम आता है तुम्हारे लेंथ का और याद नहीं हो रही चीजें, वो याद हो जाएगी प्रोवाइडेड बैंक ऑडिट को आप लोग करोगे मेरे साथ साथ इज्जत से। जस्ट डू लेट मी नो, क्या तुम लोग तैयार हो कि नहीं? फटाफट से बताना सर। पर बैंक ऑडिट का टेंशन मेरे पे छोड़ दो सर, बैंक ऑडिट को एकदम इजी बना देंगे ये रिवीजन लेक्चर के द्वारा। अब तेरे को क्या हुआ मेरे भाई? हाँ, आ गया, जिंदा है ये तो, स्क्रीन जिंदा है। इस स्क्रीन को ना क्या हो जाता है पता नहीं, नजर लग जाती है इसको, नजर ना लग जाए। रुको, नजर उतारनी पड़ेगी इसकी। हाँ, आ गई। हाँ, तो बैंक ऑडिट का जबरदस्त वाला, तहलकेदार वाला, धमाकेदार वाला रिवीजन करते हैं। चलो सर, चालू करते हैं। स्क्रीन आजा भाई, श्री गणेश करने दे भाई हमको। यस डू, सबने बोला हाँ सर चालू करो। बस आ गई स्क्रीन। भाई इंतजार की जो घड़ियां थी ना वो समाप्त हो गई है। स्क्रीन तुम्हारे सामने है सर, स्क्रीन तुम्हारे सामने। बेस्ट तरीके से इसको रिवाइज करेंगे, तुम्हारे 1.5 दिन का सारा टेंशन मिटा दूंगा। बैंक ऑडिट जब भी पढ़ने बैठो ये रिवीजन लेक्चर देख करके पढ़ने बैठना। लोग ले रहे लेमन ले लो, नींबू मिर्ची ले लो, प्रवीण नारंग बोल रहे हैं, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो सर, इंटरनल कंट्रोल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बैंक। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अपन ने इसमें डिफरेंट एरियाज पढ़े थे। क्वेश्चन किसका बनेगा? जनरल के बता दो, कैश के इंटरनल कंट्रोल बता दो, क्लियरिंग के बता दो, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के बता दो। मैंने तुमको हर क्या मार्क कराया था? एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, हर तुमको एरिया मार्क करवाया था मैंने। ये जनरल जेड कैटेगरी, कैश जेड कैटेगरी। हाँ सर, तो उसको उतनी बार देख के चलना था। जेड कैटेगरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो एक बार पढ़ के चलने का, और एक्स वाई कैटेगरी को थोड़ा सा अच्छे से करते हुए चलने का। क्लियर है कि? हाँ सर, जनरल था पहले, जेड कैटेगरी। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। देखो, जितनी एनर्जी अगर मैं लगा रहा हूं ना, उतनी एनर्जी तुमने नहीं लगाई। ठीक है, मैं तो बोलता हूं तुम लोग को मेरे से ज्यादा एनर्जी लगानी है। देखो, तुमने नहीं लगाई ना तो नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको मेरी जितनी एनर्जी लगानी है, मैं आज इतनी एनर्जी क्यों लगाता हूं? ताकि तुम लोग मेरे से डबल एनर्जी लगाओ। ठीक है, मैं देख लेता हूं सब कुछ प्रॉपर है ना? हाँ सर, प्रॉपर है। चलो सर, जनरल में अपन ने पढ़े 4 स्टाफ के पॉइंट और एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पॉइंट। सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, 4 स्टाफ के पॉइंट, एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पॉइंट। याद है संयम भाई को अपन ने पकड़ा था। स्टाफ शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली विदाउट प्रायर नोटिस। संयम भाई को पता है मैंने क्या बोला? बताए बिना उसको शिफ्ट कर दिया, बताए बिना उसको लोन्स एंड एडवांसेस डिपार्टमेंट में से मैंने निकाल के फेंक दिया था। क्योंकि अगर इसको रखते ना भाई तो ये तो फ्रॉड किए जा रहा था। ठीक है ना सर, तो अपन ने इसको बिना वार्निंग के शिफ्ट कर दिया। अगर वार्निंग देके इसको शिफ्ट करते हैं ना भाई तो भाई दिक्कत हो जाती है, फ्रॉड करना बंद कर जाता। क्लियर है? हाँ, फ्रॉड करना बंद कर दे, क्या सचेत हो जाता, सावधान हो जाता। तो मैंने इसको बिना प्रायर नोटिस के इसको शिफ्ट कर दिया। स्टाफ का पहला पॉइंट। दूसरा, संयम भाई का काम जो है ना, किसी को तो चेक करना पड़ेगा। वर्क ऑफ वन चेक बाय अदर। संयम भाई का काम आशुतोष भाई चेक करेंगे बेसिकली। तीसरा, स्टाफ का तीसरा पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स आर डिफाइंड। देखो, संयम को मैंने बोला तू लोन्स एंड एडवांसेस चेक कर, ठीक है सर। निधि को मैंने बोला तू कैश चेक कर। मैंने बोला सबका पावर्स है ना, डिफाइंड है। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ जी। सिग्नेचर बुक एक्सेस टू ऑथोराइज्ड ऑफिसर। सिग्नेचर बुक का एक्सेस किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को दोगे ना, अगर सिग्नेचर बुक का एक्सेस किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को दोगे तो फ्रॉड करके भाग जाएगा। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को देना, जैसे कि सीए शंकर लखवानी, संयम भाई जैसे लोगों को दे मत देना। ये हो गए मेरे 4 स्टाफ के पॉइंट। एक पॉइंट आता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मेरे को रोज चेक करनी है। ओके सर। कैश की बात करता हूं सर, सब लोग इसकी मेमोरी टेक्निक जिनने नहीं लिखी ना सर, देख लो सर, तुम्हारे 39 मार्क्स पक्के। देखो सर, 2 ऑफिसर 2 कैशियर 2 ट्रांजेक्शन। जिसने लिखी ना उसके 80 मार्क्स। 2 ऑफिसर 2 कैशियर 2 ट्रांजैक्शन। मैंने बोला सबसे पहला कैश में रखूंगा 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के हाथ में। सर 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, देखो संयम के हाथ में रखोगे ना तो भाग जाएगा। तो संयम के साथ
इसे अभिषेक के हाथ में भी रख देना, संयम के साथ किसके, अभिषेक के हाथ में भी रख देना। दोनों जाने क्या करेंगे, कैश को चेक करेंगे। ठीक है सर, ये हो गए 2 ऑफिसर। फिर आते हैं 2 कैशियर। अच्छा सर 2 कैशियर क्या था, ये नोटिफिकेशन आया, रुको, हो गया साइलेंट। हाँ 2 कैशियर। कैशियर का क्या पॉइंट था, इन एडिशन टू चेकिंग बाय चीफ कैशियर टेस्ट चेक्ड डेली, यानी मैं बोलूं चीफ कैशियर तो रोज चेक करेगा ही, उसके साथ साथ तुमको भी टेस्ट चेक करना है। जो जूनियर कैशियर होगा ना वो भी टेस्ट चेक करेगा। ठीक है, चीफ कैशियर तो चेक करेगा ही, जूनियर जो अपना कैशियर होगा वो भी टेस्ट चेक करेगा। ठीक है हाँ, उसके बाद कैशियर को नो एक्सेस टू कस्टमर लेजर अकाउंट्स एंड डे बुक। देखो कैशियर को है ना कभी भी कस्टमर अकाउंट्स के एक्सेस मत देना। अगर लक्की भास्कर जैसे, लक्की संयम जैसे कैशियर को तुमने कस्टमर अकाउंट्स के एक्सेस दे दिया ना भाई, तो कैशियर खुद पैसे निकालेगा और बोलेगा कस्टमर ने पैसे निकाले, लोचा करके चला जाएगा। कैशियर क्या करेगा, खुद पैसे निकालेगा, बोलेगा मैंने नहीं निकाले, कस्टमर ने निकाले। क्लियर है हाँ, ये हो गया कैशियर के 2 पॉइंट। ट्रांजैक्शन के 2 पॉइंट, हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन है करोड़ों करोड़ों के, तो वो हायर ऑफिसर वेरीफाई करेगा। ओके सर। और फिर मैंने बोला दूसरा ट्रांजैक्शन का पॉइंट ये है, पेमेंट में हवा में नहीं करूंगा, पेमेंट जो है मैं सारे के सारे ऑथोराइज होने चाहिए, यानी कि पेमेंट मेड ओनली आफ्टर वाउचर्स पास बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। सारे के सारे पेमेंट के वाउचर्स पास कौन करेगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ओके सर। क्लियरिंग्स की बात करता हूं, क्लियरिंग्स की बात करता हूं। याद करो याद करो याद करो मेरे बॉस को, जस्ट रिमेंबर माय बॉस। मेरा बॉस था एसबीआई का खाता था सर उसका। ठीक है सर, मेरा बॉस था जिसका एसबीआई में खाता था। मेरा खाता कहां पे था सर, बीओबी में मेरा खाता था। मेरा बॉस का खाता एसबीआई में था, मेरा खाता बीओबी में था। मेरे बॉस ने वो क्या दिया था, चेक दिया था, चेक दिया था, चेक दिया था। ठीक है, वो चेक लेकर के मैं मेरे बैंक बीओबी गया था। मैं मेरे बैंक किधर गया था, बीओबी गया था। हाँ सर, बीओबी ने किधर डाला था वो चेक, क्लियरिंग में डाला था। मैंने बोला यस सर, क्लियरिंग में डाला था, क्लियरिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज ट्रांसमिटेड थ्रू क्लियरिंग हाउस। ओके सर। फिर मैंने तुमको पता है क्या बोला, सिग्नेचर चेक करनी पड़ेगी। मेरे बॉस ने जो मेरे को चेक दिया है उसने जो सिग्नेचर करी होगी वो क्या चेक करनी पड़ेगी। मैंने बोला ऑब्वियसली चेक करनी पड़ेगी। रुको इसको बाजू में करने दो। हाँ, सिग्नेचर चेक करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर सिग्नेचर वेरीफाइड बाय स्टाफ और नॉट। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्लियरिंग का, क्लियरिंग का थर्ड पॉइंट क्या, ऑडिटर चेक करेगा कि जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। मेरे भाइयों जल्दी बताओ सर। रुको हाँ आ गया वापस। हाँ, जो ऑडिटर है वो चेक करेगा कि जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। फिर पता है मैंने देखे थे इनवर्ड क्लियरिंग का और आउटवर्ड क्लियरिंग का पॉइंट। यस सर, मैं गरीब था, 2000-3000 रुपए कमाता था। अचानक से एक दिन चेक आया 5 लाख का। बैंक वाला शॉक हो गया, भाई ये गरीब शंकर लखवानी के खाते में 5 लाख कहां से आए, पकड़ो इसको। चेक रिसीव्ड हुआ 5 लाख एंड अबव का इनवर्ड क्लियरिंग का। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, चेक रिसीव कितने का हुआ, 5 लाख एंड अबव का इनवर्ड क्लियरिंग के लिए ब्रांच मेरे को कॉल करेगा या ईमेल पे लिखेगा और ऑडिटर क्या करेगा सर, टेस्ट चेक करेगा। ये है क्लियरिंग्स का पॉइंट नंबर 2। ये क्या है सर, क्लियरिंग्स का पॉइंट नंबर 2। एक मिनट मेरे को है ना, मैं तीसरी आंख खोल लूंगा। हाँ आया सर, मेरे को सिस्टम के लिए 1 मिनट देना, तीसरी आंख में खोल दूंगा। तब तक सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे 5 लाख, जो नहीं लिखेगा 5 लाख देख लियो। खाली एक बार मैं ऑन करके ऑफ करता हूं तब तक। ठीक है हाँ, आज ही पता नहीं क्या हो रहा है। तब तक मैं एक बार क्या करता हूं, ऑन करके ऑफ करता हूं। देखो अंधेरा हुआ क्या, अंधेरा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। उजाला हुआ क्या, उजाला, उजाला सर्फ सफेदी की चमकार हुआ, उजाला उजाला। हाँ उजाला हो गया, उजाला हो गया सर, उजाला हो गया। हाँ, क्लियरिंग्स में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेरा जो बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो हाँ, अब आ रहा है मेरे को गुस्सा। तेजस्विनी बोल रही है कि कल हॉलीडे दे दो संडे की। सिस्टम को भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। देखो तेजस्विनी का मैसेज मेरे को आज तक तो दिखा नहीं क्लास में, पहली बार इसने मैसेज किया है मेरे को लगता है, वो भी हॉलीडे के लिए। है तेजस्विनी, आज तक तो मेरे को मैसेज दिखा नहीं तुम्हारा। भगवान बस एक बार आज ये सिस्टम चल जाए ना, आज ये सिस्टम बस चल जाए ना। मैंने पहले भी किया है, तेजस्विनी बोल रही है। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो कि मेरा ध्यान नहीं होगा, मेरी गलती निकालनी है बस तुमको। हाँ
क्लियरिंग्स की सिंपल सी बात थी, पहले मैंने बोला कि मेरा जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा उसको वो क्लियरिंग हाउस में डालेगा, दैट इज माय पॉइंट नंबर 1। ओके सर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 में अपन ने देखा था भाई सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाएगा, मेरे बॉस की सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। मैंने बोला मैं था गरीब आदमी, अचानक आया मेरे खाते में 5 लाख रुपए, भाई बैंक चौक गया, बैंक चौक गया। क्या करेगा, शंकर लखवानी को कॉल करेगा, शंकर लखवानी को ईमेल करेगा, भाई तेरे गरीब के खाते में 5 लाख कहां से है, ठीक है। ऑडिटर उसको क्या करेगा, टेस्ट चेक करेगा। ओके सर। और फोर्थ पॉइंट ये था अनपेड चेक इन आउटवर्ड क्लियरिंग सेंट टू कस्टमर। याद है जेठालाल का अपन ने देखा था एग्जांपल, जेठालाल का चेक जब बाउंस हो गया था तो उसको ये रिटर्न हो गया था, क्लियर है, उसको रिटर्न हो गया था। ओके सर। क्लियरिंग्स के 4 पॉइंट अपन ने बहुत सिंपल से देखे थे। क्लियरिंग हाउस में जाएगा चेक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सिग्नेचर चेक की जाएगी। ओके सर। पॉइंट नंबर 3 इनवर्ड क्लियरिंग। पॉइंट नंबर 4 आउटवर्ड क्लियरिंग। आसान था। इनवर्ड क्लियरिंग का लिमिट 5 लाख, प्लीज एमसीक्यू के लिए याद रखना। लोन्स एंड एडवांसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, देखो क्वेश्चन में चाहे पूछे तुमको इंटरनल कंट्रोल, ओके सर। क्वेश्चन में चाहे तुमको पूछे ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके सर। क्वेश्चन में चाहे तुमको पूछे ऑडिट अप्रोच, ओके सर। क्या लिखना, यही आंसर लिख करके आना, अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस। सिंपल सी बात थी सर। क्या क्या मैं चेक करूंगा, जनरल कॉमन सेंस जोड़ना, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय पार्टीज, मेरे को डॉक्यूमेंट चेक करने, संयम आएगा लोन लेने के लिए, मैं उसको ऐसे ही लोन नहीं दे दूंगा, डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। मैं थर्ड नंबर पॉइंट उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करूंगा। सर क्रेडिट वर्दिनेस मैंने एक बार चेक करी तो क्या मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊंगा, हाय क्रेडिट वर्दिनेस चेक हो गई, संयम ले तू लोन पर मौज कर पैसे उड़ा। मैं कहा नहीं, ऑपरेशन को तू रिव्यू करना एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, क्या संयम टाइम पे रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लीज साल में एक बार तो रिव्यू कर ही लेना। क्या जो सिक्योरिटी संयम ने मेरे को दी थी, जो कोलेटरल संयम ने मेरे को दिया था, वो मैं एक ऑफिसर के हाथ में रखूंगा कि 2 ऑफिसर के हाथ में रखूंगा, चाहे कैश हो चाहे सिक्योरिटी हो, वो रहेगी इन द जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 ऑफिसर्स। क्लियर। कैश में भी अपन ने देखा ना 2 ऑफिसर, ओके सर, कैश में भी देखा था। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस में तुमको नॉर्मल पॉइंट लिख करके आने, जैसे बाजू में लिखे थे अपन ने इंटरेस्ट का पॉइंट, इंटरेस्ट चेक कर लेना, चार्जेस चेक कर लेना, प्रोसेसिंग फीस चेक कर लेना, सारे पॉइंट्स अपन ने बाजू में लिख रखे थे। इंटरेस्ट, चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस। क्या इंटरेस्ट, चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, इसको अपन क्या करेंगे सर, ऐड करते चलेंगे। नॉर्मल जनरल सी बातें हैं। एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ऐसे तो ये एक्स कैटेगरी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए तुमको ये करना है, लेकिन एमसीक्यू में भी ये चीज आ सकती है, पता है क्या, ऑल अकाउंट्स केप्ट इन ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट। मेरे को सारे के सारे अकाउंट्स जो है ड्रॉइंग पावर में रखने हैं, सैंक्शन लिमिट में रखने हैं। एडिशनल टेम्पररी लिमिट अपन ने पढ़ी थी, इसको अच्छी तरीके से समझा था। एडिशनल टेम्पररी लिमिट कितनी थी, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, 90 डेज का मैक्सिमम टेन्योर था, 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट। यानी कि संयम मेरे पास आ रहा था, सर मेरे को है ना और टाइम चाहिए, मैं गरीब हूं, मेरे से लोन रीपे नहीं हो रहा है। मैं कहा तू और 90 डेज ले जा, भले 90 डेज के बाद तू आना लोन रीपे करने के लिए, आज तेरे पास पैसा नहीं है ना, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, पर मैं 90 दिन और दे रहा हूं, और 20% दे रहा हूं एग्जिस्टिंग लिमिट का, उसकी जो अभी की लिमिट है ना लोन की, मैं उसमें 20% उसको ऐड करके दे रहा हूं। सर डिमांड ड्राफ्ट एंड इंटर ब्रांच अकाउंट दोनों का आंसर एक ही था, बहुत सिंपल सी बात। सर देखो मेरे हाथ को देखना, सिर्फ मेरे हाथ को, 2 ब्रांच है, एक ब्रांच वो है जो कि डीडी इश्यू कर रही है, एक ब्रांच वो है जिसपे डीडी बनाया जा रहा है। जो ब्रांच इश्यू कर रही है ना, जो डीडी दे रही है, वो एडवाइस देगी, वो कंफर्मेशन देगी दूसरी ब्रांच को, ठीक है। एक ब्रांच जो कि डीडी दे रही है, दूसरी ब्रांच वो है जो कि डीडी ले रही है, क्लियर, जिसके नाम पे डीडी बनाया जा रहा है। ये जो ब्रांच नंबर 1 होगी ना, ब्रांच नंबर 1 जो डीडी बना रही है, वो क्या देगी, एडवाइस देगी, कंफर्मेशन देगी दूसरी ब्रांच को, यानी कि सिंपल है। मैंने बोला देखो डीडी इशूड बाय ब्रांच, सेकंड पॉइंट को देखना, जो ब्रांच ने डीडी को इशू किया है वो क्या देगी, एडवाइस देगी पेइंग ब्रांच को। वही तो मैंने तुमको बोला, देखो सर अगर मिल गया ना एडवाइस, अगर मिल गया ना कंफर्मेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिलता है ना सर, पॉइंट नंबर 3, तो मेरे को उसके रीजन पता करने, ठीक है, मेरे को उसके रीजन पता करने पड़ेंगे। और एक पॉइंट मैंने क्या बोल दिया सर, सिग्नेचर चेक कर लेना, बहुत आसान था, मैंने बोला बहुत आसान था। पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि आपको क्या करना है, एडवाइस कंफर्मेशन देनी है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि भाई रीजन पता करो, अगर कंफर्मेशन नहीं गया तो पॉइंट नंबर 3 बोलता है आपको साइन चेक करनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को दिल पर हाथ रख के बताना, कसम से सर, दिल पे हाथ रखना, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, सीए शंकर लखवानी, संयम और खुशबू। तुम किसको क्रेडिट कार्ड देना पसंद करोगे, दिल पे हाथ रखना, डरना मत मेरे से। मैंने बोला ऑब्वियसली कॉमन सेंस ही बताते हैं, संयम खुशबू को कौन क्रेडिट कार्ड देगा, किसको दूंगा मैं, शंकर लखवानी को दूंगा। देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, पहले स्क्रीनिंग करो, अच्छे बंदों को देना, जैसे कि सीए शंकर लखवानी। सर मैंने क्या मेमोरी टेक्निक बताई थी, पूरी कहानी अपन ने पढ़ी थी, याद है। संयम भाई ने क्या किया था, बैंक में डाका डाला था, संयम भाई ने बैंक में डाका डाला था कि नहीं मैं चुरा लूंगा क्रेडिट कार्ड रात के 12 बजे। तो मैंने बोला ताकि वो ऐसा ना कर पाए, आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा ओवर द स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स। ओके सर। फिर बैंक वालों को मेरे पेमेंट्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। मैं क्रोमा पे जाके, रिलायंस डिजिटल पे जाके फ्रिज, टीवी, एसी खरीद के ला रहा था, हाँ, तो बैंक वाले क्या करेंगे ना, फॉलो अप करेंगे मेरे पेमेंट्स को, फॉलो अप करेंगे कस्टमर के पेमेंट्स को, ठीक है। फिर वो लोग मेरे को हर महीने के एंड में क्या भेजेंगे सर, स्टेटमेंट भेजेंगे कि भाई हमने देख लिया शंकर लखवानी, तूने क्रोमा पे शॉपिंग करी थी, डिजिटल पे शॉपिंग करी थी, ठीक है। और एंड में
सारा पैसा मेरे को ही देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में मेरे को स्टार्टिंग में लगेगा वाह मेरे को तो सब फ्री में पड़ रहा है, बट एंड में सारा का सारा रीइंबर्समेंट विल बी इमीडिएटली चार्ज टू कस्टमर अकाउंट। ऐसे अपन लोग स्टोरी पढ़ते हुए चले थे। मैंने बोला यस सर। डू यू गाइज रिमेंबर और नॉट? फटाफट से बताओ, डू यू गाइज रिमेंबर और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फटाफट फटाफट तरीके से क्या तुम्हारा फ्लो बन रहा है कि क्या तुम्हारा फ्लो नहीं बन रहा? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वो भी फटाफट 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 तरीके से। यस, इमीडिएटली चार्ज टू कस्टमर। प्रवीण बोल रहा है मुझे सब याद आ गया मां, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर के स्टेटमेंट में क्लब्स के बिल थे, तो जरूर संयम भाई अगर ऐसा होगा ना तो शायद से उन लोगों ने गलती से तेरे स्टेटमेंट पे मेरा नाम लिख दिया होगा, क्योंकि क्लब्स के बिल तो मेरे पास नहीं होते। समझ रहे हो क्या? मैं गरीब मासूम आदमी हूं। तुमको लगता है मैं क्लब में जाऊंगा, मैं पब्स में जाऊंगा? लगता है क्या तुम लोगों को? मेरी शक्ल देखो जरा, मेरी शक्ल को देखो सर। हाँ सर, अपन ने क्या छोटी छोटी बातें देखी सर, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बातें देखी थी सर। क्वेश्चन 13 था, रीड ओनली था, बड़े ध्यान से देखना सर। असेट का क्लासिफिकेशन विल बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। मान लो खुशबू है, मान लो खुशबू है, खुशबू को मैंने एक कार लोन दिया था, खुशबू को मैंने एक हाउसिंग लोन दिया था। एक लोन पे उसने डिफॉल्ट किया था, दूसरे लोन पे उसने डिफॉल्ट नहीं किया था। मैं क्या बोलूंगा? खुशबू अच्छी है, मीडियम है कि बुरी है? मैं कहा खुशबू बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। यानी इसके पूरे को ही मैं क्या बना दूंगा? एनपीए बना दूंगा। यानी जो एनपीए का क्लासिफिकेशन होगा वो बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार लोन पे उसने डिफॉल्ट नहीं किया तो मैं उसको परफॉर्मिंग रखूंगा, हाउसिंग लोन पे उसने डिफॉल्ट किया तो मैं एनपीए बनाऊंगा उसको। क्लियर है? ऐसा मैं नहीं करने वाला। यानी ऑल फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक विल बी ट्रीटेड एज एनपीए एंड नॉट पर्टिकुलर फैसिलिटी। सारी की सारी में अपन सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे खुशबू बुरी है, बुरी है, बुरी है। हाँ सर बुरी है। क्लियर है क्या? यस सर बुरी है। उसके बाद मैंने क्या बोला? कोई टेम्पररी डेफिशिएंसी हुई थी। टेम्पररी डेफिशिएंसी में मैंने डीप डाइव डिस्कशन किया था, अभी उसमें मत पढ़ो, खाली एग्जांपल ले लो। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट। आपका ड्रॉइंग पावर खत्म हो गया, आपका नेगेटिव बैलेंस चला गया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग लिमिट टेम्पररी, और आपकी रिन्यूअल नहीं हुई लिमिट्स की। अपन ने डीप में एग्जांपल दिया था, मतलब देखा था, लेकिन अभी उसको जाने दो। मैंने बस बोला था टेम्पररी डेफिशिएंसी। याद है? टाइम पे 17-18 सालों से ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों से कि खुशबू ने डिफॉल्ट कर दिया। हर बार खुशबू टाइम पे दे देती है, लेकिन इस बार पहली बार उसने डिफॉल्ट कर दिया। क्या मैं उसको एनपीए बनाऊंगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, एनपीए उसको नहीं बनाऊंगा, उसको मैं दे दूंगा एक रिलैक्सेशन। लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट ड्रॉइंग पावर निकालने के लिए स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। हाँ सर, 3 मंथ्स जो है 3 महीने से पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ ना, बड़े ध्यान से देखना सर। मैंने खुशबू को लोन दिया, ठीक है सर, मैंने खुशबू को लोन दिया। क्या मैं खुशबू को लोन देकर के बैठ जाऊं या उसकी लिमिट्स को मैं रिव्यू करूं हर 180 डेज में? मैंने बोला उसकी लिमिट्स को आपने रिव्यू करते रहना है हर 180 डेज में। सॉरी, हर 180 डेज में नहीं, विद इन 180 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। कितने दिन में? विद इन 180 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। याद है इसका अपने टेस्ट ऑन नॉलेज का क्वेश्चन भी किया था। हाँ, लेकिन याद है जेन्युइन रीजन था। देखो प्रोविजन क्या बोलते हैं ना, बड़े ध्यान से देखना। मेरे को लिमिट्स को रिन्यू करना है, रिव्यू करना है, रिन्यू करना है विद इन 180 डेज, नहीं तो मैं उसको क्या बना दूंगा? एनपीए बना दूंगा। क्लियर है क्या? हाँ, अगर मैंने लिमिट्स को रिव्यू नहीं किया ना तो खुशबू को मैं एनपीए बना दूंगा। याद है कल अपन ने ऐसा देखा था, टेस्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन भी देखा था। जैसे ही मैंने आज लोन दे दिया, मैं 180 डेज के अंदर क्या करूंगा? लिमिट्स को रिव्यू करूंगा। नहीं करा ना तो एनपीए बन जाएगी खुशबू। लेकिन तुम बताओ जेन्युइन रीजन होगा तो मैं उसको एनपीए बनाऊंगा क्या? मैंने बोला नहीं। जेन्युइन रीजन थे कल, उसका ऑडिटर मर गया था, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट से पहले क्या आ गया था सर? ऑडिट रिपोर्ट से पहले रिन्यूअल का काम हो गया था। याद है? ऐसे सारे जेन्युइन रीजन थे। हाँ सर, जेन्युइन रीजन थे। क्या तुमको क्वेश्चन याद आता है क्या? मेरे को फटाफट से बताओ सर, क्या तुमको क्वेश्चन याद आता है क्या? उसकी ऑडिटर की डेथ हो गई थी, मैं कहा हाँ यार ये तो जेन्युइन रीजन है। दूसरा, वो टाइम पे दीपे कर रही थी, खुशबू के ऑपरेशंस एक्सीलेंट थे। याद है क्या तुम लोग को? जहां तक मेरे को याद है टेस्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 12 है, याद है तुमको? हाँ सर। और फिर तीसरा क्या था? मैंने बोला भाई एक तो उसके ऑपरेशंस एक्सीलेंट थे, हाँ, फिर वो क्या है ना, उसका ऑडिटर मर गया था। हाँ, ये 2 रीजन थे। हाँ, और तीसरा रीजन क्या था अपना? अभी मैंने बोला क्या रीजन था? एक तो देखो उसका ऑडिटर मर गया था। हाँ, और तीसरा रीजन ये था कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले उन लोगों ने क्या कर दिया था सर? रिन्यूअल कर दिया था। तो मैंने बोला कोई भी टेंशन नहीं है। क्लियर? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या तुमको बात समझ में आवत है कि नहीं आवत है? मेरे को फटाफट तरीके से बताना सर, फटाफट तरीके से बताना। भाई एनपीए होता क्या है? चलो वो भी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। एनपीए क्या होता है ना,
मैंने आज लोन दिया, आज है 25 जनवरी 2025, मैंने खुशबू को लोन दिया, खुशबू मैं 28 फरवरी 2025 को तेरे घर पे आऊंगा, लोन तू मेरे को रीपे कर देना। मैं 28 फरवरी 2025 को इसके घर पे गया, लेकिन इसने क्या किया ना, मेरे को और 90 दिन तक घुमाया, और 90 डेज तक इसने मेरे को घुमाया। यानी 28 फरवरी को मैं इसके घर पे गया और 90 डेज तक ये लड़की मेरे को घुमाई जा रही, कल दूंगी करके 90 डेज तक इसने मेरे को घुमाया। तो 91st डे पे मैं उसको एनपीए बना दूंगा। इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। फटाफट से बताओ सर, क्या तुमको याद है क्या 91st डे पे मैं इसको एनपीए बनाऊंगा? जल्दी मेरे को बताओ सर चैट बॉक्स में लिख करके। ये होता है एनपीए का बेसिक सा सिंपल सादा सा मतलब। क्या तुम लोगों को याद आता है कि नहीं याद आता है? Restructured advances, sir, super duper. Restructuring is an act in which lender for economic or legal reasons with respect to borrower's financial difficulty grants concession to borrower. मैंने बोला खुशबू बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सर मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर करके दो, यानी कि मॉडिफिकेशन करके दो मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन का, ऑल्टरेशन करके दो मेरे को इंस्टॉलमेंट का, रीपेमेंट पीरियड का। वो क्या बोल रही है ना सर एक काम करो ना, मेरे पास है ना देखो लोन का रीपेमेंट अमाउंट था 3 रुपए, यानी मैंने मान लो खुशबू को 2 रुपए का लोन दिया था। कितने रुपए का लोन दिया था? 2 रुपए का लोन दिया था। उसको देने थे मेरे को 2+1 इंटरेस्ट। खुशबू मेरे को कितने रिपे करेगी? 3 रुपए रिपे करेगी। मैंने खुशबू को 2 रुपए का लोन दिया, ठीक है, तो खुशबू मेरे को 3 रुपए रिपे करेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट था। तो वो क्या बोलती है, मेरे पास नहीं है 3 रुपए, एक काम करो सर मेरे को 50% डिस्काउंट दो, मैं खाली 1.5 ही रुपए दूंगी, 1.5 रुपए ही दूंगी। ये होता है ऑल्टरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। और रीपेमेंट पीरियड यानी वो बोल रही है मेरे को भाई एक काम करो 5 साल की जगह 7 साल का लोन करके दो मेरे को। क्लियर है? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने बोला इसमें बेसिक सी बातें देख रहे थे। बैंक कौन से लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा? अपन ने डीप में देखा था, स्टैंडर्ड को, सब स्टैंडर्ड को, डाउटफुल को। लॉस और एनपीए को करेगा क्या? मैंने बोला ना जी ना। रिस्ट्रक्चरिंग में डाउनग्रेडिंग होगी स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड पे, लेकिन एनपीए और लॉस है वो सेम कैटेगरी में रहेंगे। याद है क्या तुम लोगों को? मैंने बोला हाँ सर। क्या रिस्ट्रक्चरिंग को मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर सकता हूं क्या? कतई नहीं। इसका अपन ने एग्जांपल भी देखा था, लेकिन अभी सिंपल सी बात को समझो। याद है 10 साल पहले वाला लोन था, 10 साल पहले वाला लोन कहते कि भाई तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, लेकिन आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, चलो मेरे को रीपेमेंट दो। मैंने बोला नहीं सर नहीं चलेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो पाती। जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को रीस्ट्रक्चरिंग करके दो, इसका मतलब क्या है सर, मेरा जो अकाउंट है वो वीक है, इंट्रिंसिकली वीक है। ये भी चीज अपन ने देखी थी। मैंने बोला ठीक है सर देखी थी। उसके बाद क्योंकि बैंक की बात चल रही है तो आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। और पी के लिए पी बनाएंगे, यानी प्रोविजन बनाएंगे अगर तो पेंडिंग अप्रूवल है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। याद है पूरा का पूरा अपन ने एग्जांपल देखा था। हाँ, लेकिन अब एग्जांपल में डीप में ना पढ़ते हुए सिंपल सी बात जाते हैं सर। पेंडिंग अप्रूवल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई कस्टमर है, कोई बोरोवर है, उसने एप्लीकेशन दी है रीस्ट्रक्चरिंग मेरा करके दो, लेकिन अब इसका पेंडिंग अप्रूवल है तो क्या बनेंगे? प्रोविजन बनेंगे। पी के लिए पी बनेंगे। फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स का कॉमन आंसर पढ़ के चले थे, सारे के सारे अपन डीप में पॉइंट्स नहीं पढ़े थे, मॉड्यूल में बहुत सारा है, अपन ने इसको कट शॉर्ट किया था। क्या है? अगर मेरी प्रीमाइसेस कंस्ट्रक्शन में है तो मैं इसको सेपरेट हेडिंग में दिखाऊंगा। सेपरेट हेडिंग का नाम रहेगा प्रीमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स के लिए मैं क्या चेक करूंगा सर? बिल्स चेक करूंगा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स के लिए। लीज्ड फिक्स्ड एसेट्स के लिए मैं क्या करूंगा ना, AS 19 इंड AS 116 लीजेस चेक करूंगा। क्या तुमको बात समझ में आती है? कि मैंने बोला हाँ ये 3 चीज देखी थी, ये 3 का एक जत्था बना के बाजू में रखा था। हाँ, अब और 3 का जत्था बनाते। मैंने बोला डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, रजिस्टर चेक करूंगा, अमाउंट चेक करूंगा। डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, रजिस्टर चेक करूंगा, अमाउंट चेक करूंगा। अमाउंट मतलब कि बेसिकली ओपनिंग बैलेंस की बात चल रही है। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, जो नहीं लिखेंगे उनके मार्क्स कटेंगे। जो नहीं लिखेंगे उसके मार्क्स कटेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं सर? डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड चेक करूंगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर चेक करूंगा, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस चेक करूंगा। ओपनिंग बैलेंस के लिए मैं क्या चेक करूंगा? फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल चेक करूंगा, ठीक है सर, डीप में चीजें पड़ी थी। बैंकिंग के बारे में आते हैं सर, कीवर्ड्स क्या देखे थे? स्ट्रेस टेस्टिंग, बेसल 3 फ्रेमवर्क। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब भी समझा था, लेकिन अभी वो किसी काम का नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्या है सर, रिवीजन लेक्चर बनाते हुए इसको चलेंगे। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल दो होते हैं सर। टीयर 1 कैपिटल में आते हैं शेयर कैपिटल प्लस डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स इज नथिंग बट डेबिट, डीआर। क्लियर है? यस सर। ये है बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल, क्योंकि कभी भी अगर बैंक को हो जाएगा लॉस तो वो क्या देगी ना, पहले टीयर 1 कैपिटल से रीपे करेगी। तुम मेरे को बताओ, तुमको मान लो कभी लॉस हो गया, भगवान ना करे तुमको कभी लॉस हो गया, तो तुम पहले खुद का पैसा दोगे कि पहले पड़ोसी से लेके आओगे? कॉमन सेंस की बात है, पहले खुद का पैसा दोगे। तो टीयर 1 कैपिटल भी वही होता है, खुद का पैसा। तो लॉस के केस में पहला खुद का पैसा निकलता है, तो वो होता है हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल। दूसरा आता है टीयर 2 कैपिटल। सर व्हाट डू यू मीन बाय टीयर 2 कैपिटल? मैंने बोला क्रेडिट। टीयर 1 का था डेबिट, टीयर 2 क्या? क्रेडिट। सर्टन रिजर्व्स प्लस सबऑर्डिनेटेड डेट। क्लियर है क्या? सर्टन रिजर्व्स प्लस सबऑर्डिनेटेड डेट यानी कि बाहर वालों का पैसा। याद है मैंने आपको बताया था लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ टीयर 2 कैपिटल इज लोअर देन टीयर 1 कैपिटल। क्यों सर? लॉस इसमें से बाद में एब्जॉर्ब होगा। अगर लॉस होता है तो पहले मैं किसको निकालूंगा? टीयर 1 को निकालूंगा, बाद में टीयर 2 को निकालूंगा। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो इज नथिंग बट एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? हाँ, कोई मेरे को बताएगा? देखो सर, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड में क्या आता है? टीयर 1 भी आता है, टीयर 2 भी आता है। जो न्यूमरेटर है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड, उसमें टीयर 1 भी आता है, टीयर 2 भी आता है। ठीक है? हाँ,
आरबीआई ने बोला बैंकों को कितना मेंटेन करना है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, इसको मैं बोलता हूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 9%। सब लोग चैट बॉक्स में लिखो 9% और उसके साथ ये भी लिखो कि एनबीएफसी को कितना मेंटेन करना पड़ता है, तो साथ में साथ तुम्हारा रिवीजन होता चला जाए। 9% करना होता है बैंकों को। सर एक बिना काम की बात पढ़ी थी तो भी चलो इधर पढ़ लेते हैं। सिक्योर्ड हाउसिंग लोन था, क्या तुमको याद आता है क्या? मैंने बोला हाँ सिक्योर्ड हाउसिंग लोन था। अप टू 75 लाख का अगर लोन था ना तो रिस्क वेट लगेगा 50% का। ओके सर। मोर देन 75 लाख के केस में रिस्क वेट लगेगा 75% का। ठीक है सर। मोर देन 75 लाख के केस में 100% रिस्क वेट लगेगा अगर तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट की बात चल रही है, यानी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बात नहीं चल रही है, दुकानों की बात चल रही है, कमर्शियल रियल एस्टेट की बात चल रही है। एग्जांपल भी दे रखा था, एक हाउस लोन था 60 लाख का। अब क्योंकि ये 60 लाख जो है पहली वाली लिमिट में आता है, पहली वाली लिमिट अप टू 75 लाख वाली लिमिट है, हाँ, तो रिस्क वेट इस पे 50% लगेगा। तो 60 लाख का 50% इज नथिंग बट 30 लाख। 30 लाख मेरा डिनोमिनेटर बनेगा। 30 लाख क्या बनेगा? मेरा डिनोमिनेटर बनेगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था? रिस्क वेटेड एसेट्स आ रहा था, हाँ, तो बस वही है। एसेट की अमाउंट को यानी कि 60 लाख को मैं रिस्क वेट से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 50% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 30 लाख आ रहा है। 30 लाख इज नथिंग बट माय रिस्क वेटेड एसेट। क्लियर? रिस्क वेटेड एसेट ऐसे तो निकलता है, जो भी मेरा एसेट का अमाउंट होगा, जैसे इधर 60 लाख था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 50% से। क्या तुम लोग को मेरी बात क्लियर होती है कि क्लियर नहीं होती? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फटाफट तरीके से। वाह भाई तुम लोग कितना रिवीजन करते हो यार, मैं तो एकदम दिल खुश हो गया मेरा तो। सब लोग लिख रहे हैं 15%। मजा आया मेरे को। याद है फिर अपन ने पढ़ा था गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले तुम लोग लिखोगे एनपीए का इनकम किस पे जाता है? कैश बेसिस पे जाता है कि रियलाइजेशन बेसिस पे जाता है? भाई तुम लोगों ने गलत बताया ना, सच बताओ। तुम्हारे फोन में से, तुम्हारे लैपटॉप में से, तुम्हारे आईपैड में से निकल के तुमको चाटा मार दूंगा मैं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर तो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 4 पॉइंट पढ़े थे मैंने। बोला गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के केस में क्या होगा? इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए। किसके लिए सर? इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए। यानी जब मेरे को पीएनएल में इनकम को रिकॉग्नाइज करना होगा तो जितना भी इंटरेस्ट होगा एनपीए पे मैं रियलाइजेशन बेसिस पे लूंगा, यानी कि कैश बेसिस पे लूंगा। ठीक है? हाँ सर। यानी कि मैं इनकम को लूंगा ही नहीं, इंटरेस्ट को लूंगा ही नहीं, अनलेस वो रियलाइजेशन बेसिस पे होगा। यानी कि बेसिक सिंपल सी बात समझो, मैं हमेशा कैश बेसिस पे, रियलाइजेशन बेसिस पे लूंगा। क्लियर है? अब याद करो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, एक तरफ खड़े थे मोदी जी, एक तरफ खड़े थे केजरीवाल जी। तुम किससे डरोगे? दिल पे हाथ रख के बताना सर, तुम किससे डरोगे? बोला आपने मोदी जी से डरेंगे, मैंने बोला हाँ सर। तो एक था मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस, एक था मेरा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। क्या मैं बोल दूं जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है उसमें तो जो नॉर्मल प्रोविजन है 90 डेज का वही लगने वाला है? यस सर। यानी 91st डे पे मैं उसको एनपी बना दूंगा? यस सर। यानी कि मैं हूं इस सामने एसबीआई, मैंने एसबीआई से लोन लिया, हाँ, केजरीवाल ये बोल रहे हैं मफलर बांध के कि अगर शंकर लखवानी ने डिफॉल्ट किया ना तो पैसा मैं भरूंगा। केजरीवाल जी मेरी गारंटी ले रहे हैं। केजरीवाल सोचो, केजरीवाल क्या बोल रहे हैं? अगर शंकर लखवानी डिफॉल्ट करता है तो पैसा मैं भरूंगा। क्लियर है? तो मैंने बोला केजरीवाल के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन बनाने का, वो तो मुख्यमंत्री है ना, एक काम करो इनके लिए 90 दिन का ही लिमिट रखो। लेकिन भाई मोदी जी आए, तुम मेरे को बताओ, मैंने तुमको बोला था मोदी जी के लिए रूल बदले जाएंगे? नहीं बदले जाएंगे, बिल्कुल बदले जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस, क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के केस में? सिंपल सी बात ये बोली थी, सिंपल सी बात ये बोली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भाई मैं गया वापस से एसबीआई में। क्लियर है? मैंने लोन लिया, मैंने क्या किया? लोन लिया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पता है क्या गारंटी की? अगर शंकर लखवानी डिफॉल्ट मारता है, अगर तो शंकर लखवानी डिफॉल्ट मारता है ना तो मोदी जी ने बोला पैसा मैं भरूंगा। सोचो सर, मोदी जी खुद मेरे लोन को गारंटी कर रहे हैं, मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मैंने बोला क्या इसमें 90 दिन का क्राइटेरिया देखूंगा क्या? मैंने कहा चल हट, 90 दिन का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या होगा ना सर, इसको एनपीए में तभी बनाऊंगा जब मोदी जी धोखा देंगे। सब लोग बोलेंगे मोदी जी ने धोखा दिया, मोदी जी ने धोखा दिया। समझे? मैंने बोला हाँ, मोदी जी जब धोखा देंगे ना, मोदी जी जब धोखा देंगे उस केस में ही मैं इसको एनपीए बनाऊंगा। यानी कि कब इसको एनपीए बनाऊंगा? एनपीए ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएट्स गारंटी। रेपुडिएट का मतलब है जब मोदी जी धोखा देंगे, जब उनकी गारंटी इन्वोक होगी, इन्वोक होगी, इन्वोक होगी। इस पर टेस्ट ऑफ नॉलेज का अपने प्यारा सा क्वेश्चन देखा था, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। क्वेश्चन में क्या बोला था ना, गारंटी इन्वोक ही नहीं हुई है, इन्वोक ही नहीं हुई है, बताओ मैं एनपीए बनाऊंगा क्या? इन्वोक ही नहीं हुई है, बताओ मैं एनपीए बनाऊंगा क्या? क्वेश्चन में ऐसा बोला था गारंटी अभी इन्वोक ही नहीं हुई है। याद है? पूरा का पूरा क्वेश्चन डीप में करा था। नहीं बनाऊंगा। ग्रेट सर। क्यों सर? गारंटी इन्वोक ना होने का मतलब है कि भाई मोदी जी की बारी नहीं आई है। भाई मोदी जी की बारी तो आने दो, मोदी जी की बारी आएगी तब वो धोखा देंगे, तब जाके तो अपन उसको एनपीए बनाएंगे। क्लियर है क्या? तो जब इन्वोक नहीं हुई है ना तो उसको एनपीए नहीं बनाएंगे। एंड में मैंने बोला था, याद है, बैंक की फटेगी कि नहीं फटेगी मोदी जी के पास जाने से? तुम मेरे को दिल पे हाथ रख के बताना, तुम बैंक को, तुम्हारी फटेगी कि नहीं फटेगी मोदी जी के पास जाने में? बिल्कुल फटेगी। ये बैंक की भी फट गई कि भाई मोदी जी से कैसे पैसा मांगे, मोदी जी तो हमारा पैसा लेते हैं, हम उससे पैसा मांगे कैसे? तो मैंने बोला जब भी ऐसी चीज होगी तो लफार में देखा जाएगा, लफंगे लफार में। किसमें सर? लफंगे लफार में सब लोग दिखाएंगे। यानी बैंक हैज नॉट इन्वोक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी। बैंक डर के मारे मोदी की बारी आने ही नहीं दे रही है, मोदी से पैसा मांग ही नहीं रही है, गारंटी इन्वोक ही नहीं कर रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से
पैसा पेंडिंग है लॉन्ग टाइम से, बैंक जो है वो मोदी जी से पैसा नहीं मांग रही है ना, तो ये चीज अलॉन्ग विद रीजन अपन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में लिखने वाले हैं। एग्रीकल्चरल एडवांसेस सब लोग करने गए थे खेती, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला हाँ, क्या इसमें 90 डेज का क्राइटेरिया आएगा क्या, मैंने बोला ना, इसमें है ना क्रॉप सीजन के हिसाब से एनपीए नॉर्म्स होते हैं। सर ये क्रॉप सीजन इंडिया लेवल पे निकलेंगे कि स्टेट लेवल पे निकलेंगे, बताओ सर। मैंने बोला स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी निकालेगी हर स्टेट के लिए, क्लियर है सर। मैंने बोला हाँ। क्रॉप की ड्यूरेशन होती है सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रॉप, क्लियर है। शॉर्ट टर्म क्रॉप होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रॉप होते हैं, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, फिर उस पर अपने डीप में एनपीए का देखा था, अभी मैं तुमको बताऊंगा। मैंने बोला दो प्रकार के लोन होते हैं, एक वो होते हैं मास्टर सर्कुलर वाले, एक होते हैं बिना मास्टर सर्कुलर वाले। देखो सर, जो लोन मास्टर सर्कुलर में है ना, जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस मास्टर सर्कुलर में लिखे गए ना, उनके लिए अलग नॉर्म्स अप्लाई होंगे, 90 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, जो कि अभी मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है सर। मास्टर सर्कुलर वालों के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया मैंने निकाला गया, मैंने बोला ठीक है सर, मास्टर सर्कुलर वालों के साथ हम पार्शियलिटी करेंगे, क्लियर है हाँ। लेकिन जो अदर लोन से यानी कि जो मास्टर सर्कुलर में नहीं है, ठीक है, क्या मैं बोलूं, उनके लिए जो क्राइटेरिया लगेगा वो 90 डेज वाला ही लगेगा। यस सर, उनके लिए जो क्राइटेरिया लगेगा वो 90 डेज वाला ही लगेगा, यानी कि उनको मैं नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस के रूप में मानूंगा। उनको मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है ना, नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस, उनके लिए मैं 90 डेज का ही क्राइटेरिया लगाने वाला हूं, क्लियर है कि यस सर, उनको मैं 90 डेज का ही क्राइटेरिया लगाने वाला हूं। क्या देखा था, बड़े ध्यान से समझना सर। एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, क्लियर है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो रहते हैं जिनका क्रॉप सीजन इज नथिंग बट बीज बोने से लेकर के काटने का समय, बीज बोने से लेकर के जब झाड़ को काटेंगे ना, जब उसमें से फ्रूट्स को काटेंगे ना सर, वो पूरा का पूरा होता है क्रॉप सीजन। तो अगर क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर है तो वो क्या बन जाएंगे सर, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर है तो वो क्या बन जाएंगे सर, क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर है तो वो क्या बन जाएंगे सर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तुम मेरे को बताना सर एग्जैक्ट 1 ईयर है, क्या वो लॉन्ग ड्यूरेशन है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, चैट बॉक्स में लिख के बताना। एग्जैक्ट 1 ईयर है, क्या वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है क्या, तुम समझे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब क्या है। मैंने बोला क्रॉप सीजन होता है बीज बोने से लेकर के झाड़ को काटने तक का समय, जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं उसको काटने तक का समय। मैंने बोला देखो सिंपल सी बात मैंने बोली, अगर वो क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर होता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं वो, और अगर वो क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर होता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं। सबने बोला शॉर्ट ड्यूरेशन, ग्रेट यार। मैंने बोला देखो सर, मैंने लोन ग्रांट किया किसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए किया कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए किया, उस पर डिपेंड करता है। मैंने बोला देखो नॉर्मल क्या हो रहा था ना, नॉर्मल मैंने खुशबू को लोन दिया था, मैंने बोला यस सर मैंने खुशबू को लोन दिया था, खुशबू अब कोई जवाब नहीं दे रही है, लगता है वो रूट गई है, चलो इसको छोड़ते हैं। मान लो नॉर्मल मैंने विश्वा को लोन दिया था, मैंने बोला हाँ सर विश्वा को लोन दिया था। 28 फरवरी को मैं उसके घर पे गया था, मैंने बोला हाँ सर 28 फरवरी को घर पे गया था। मैं कहा भाई मेरा पैसा तू मेरे को वापस कर, मैंने बोला विश्वा तू मेरा पैसा मेरे को वापस कर। उसने मेरे को 90 डेज तक घुमाया था, यानी 28 फरवरी के बाद भी जब मैं उसके घर पे गया था उसके बाद भी उसने 90 डेज तक घुमाया था। 91st डे पे मैंने गुस्सा होकर उसको एनपीए में डाल दिया था। 91st डे को मेरी तीसरी आंख खुली थी, वो तो नॉर्मल केस था। लेकिन अब क्या होगा ना, मैंने बोला वो 90 डेज नहीं घुमा रही है, वो 2 क्रॉप सीजन घुमा रही है, वो 90 डेज नहीं घुमा रही है, वो 1 क्रॉप सीजन घुमा रही है। यानी 28 फरवरी आई, हाँ मैं विश्वा के घर पे पैसा लेने गया, हाँ मैं विश्वा के घर पे पैसा लेने गया, 28 फरवरी मैं विश्वा के घर पे पैसे लेने गया। पहले वो मेरे को 90 डेज तक घुमा रही थी, तो 91st डे पे मैं एनपी बना था। अब वो मेरे को 2 क्रॉप सीजन तक घुमा रही है, 1 क्रॉप सीजन तक घुमा रही है, मेरे को पैसा नहीं दे रही है। तो 2 क्रॉप सीजन खत्म होने के बाद मैं उसको एनपी बनाऊंगा, 1 क्रॉप सीजन खत्म होने के बाद मैं उसको एनपी बनाऊंगा। तो सर सिंपल सी बात है, मैंने बोला देखो एनपीए कब बनाऊंगा, अगर तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन, क्लियर है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस में। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में कब एनपीए बनाऊंगा, अगर तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर 1 क्रॉप सीजन। याद इसको याद करने की टेक्निक क्या थी, जब तुम एस लिखते हो ना, एस शॉर्ट ड्यूरेशन का एस, तो तुमको 2 का एलिमेंट बनता है। देखो एस बनाते हुए भी वो 2 बनाना पड़ रहा है तुमको, क्लियर है, एस बनाते हुए 2 का एलिमेंट है। और जब तुम लॉन्ग लिखते हो ना एल, देखो 1 का एलिमेंट इसमें आता है। मैंने बोला हाँ, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है उसमें एनपीए में कब बनाऊंगा, 2 क्रॉप सीजन के बाद, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन के बाद, क्योंकि एस को बनाते हुए 2 का एलिमेंट आता है, एल को बनाते हुए 1 का एलिमेंट आता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या तुमको रिकॉल होता है कि रिकॉल नहीं होता है? नहीं हुआ ना, जोर से अपने आप को चाटा मारना सर, जोर से चाटा मारो। डू लेट मी नो कि तुम लोगों ने रिकॉल किया कि रिकॉल नहीं किया। क्या तुम लोगों को चीजें रिकॉल होत है कि नहीं 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 नहीं? देखो सर एनपीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ऑडिट अप्रोच फॉर एनपीए। मैंने बोला भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, सबसे पहले वो क्या देखनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी देखनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी देखनी पड़ेगी। फिर याद है मैंने बोला था एक बार तुमने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो क्या तुम लोग उसको वापस से अपनी जिंदगी में लेकर आओगे क्या? लड़कों बताना, एक बार वो मेरी जिंदगी से चली गई, एक बार वो मेरी जिंदगी से चली गई, सर एक बार वो मेरी जिंदगी से चली गई, क्या वो वापस मेरी जिंदगी में आएगी क्या? कुछ लोगों ने बोला था हाँ आएगी, भाई ऐसा नहीं होता। एक बार चली गई ना तो प्लीज अब दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढो, ठीक है, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करो। वो अकेली ही नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, कोई और आ जाएगी। क्लियर है क्या? बैंक हैज नॉट परचेज्ड एनपीए व्हिच इट ओरिजिनली सोल्ड, यानी एक बार आपने बेच दिया कोई एनपीए तो वापस इसको खरीद करके मत लाना। क्या मैं बोलूं एनपीए में कैश बेसिस पे बेचूंगा? हाँ सर याद है मेरे को। और क्या मैं बोलूं विदाउट रिकोर्स ओनली बेचूंगा, यानी मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। अपन ने बोला था एसबीआई ने जब बीओबी को बेच दिया ना तो भाई
एसबीआई की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो बोलेगा बीओबी अब तू जान, तेरा काम जाने। फिर मैंने बोला जिसपे अपन ने सम भी देखा था टेस्ट ऑफ नॉलेज का, खाली वो वाले एनपीए को मैं बेचूंगा जो कि एनपीए है मेरे बुक्स में फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, यानी ताजे ताजे एनपीए को मैं बेच सकता हूं क्या? मैंने बोला नहीं सर, अगर मेरे को कोई भी एनपीए बेचना है तो एटलीस्ट 2 ही साल के लिए, 2 ही साल के लिए, सब लोग चैट बॉक्स में 2 ही साल के लिए, 2 ही साल के लिए एनपीए होना चाहिए, 2 ही साल के लिए। क्लियर है? यस सर। थिंग्स टू बी एंश्योर्ड फॉर परचेज ऑफ एनपीए सबने बोला था, मैंने तो इसमें कुछ जवाब ही नहीं दिया था, तुम लोगों ने इसका आंसर बता दिया था। क्योंकि वो एनपीए है तो मैं उस पर 100% रिस्क वेट असाइन करूंगा। मैंने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो एनपीए है, मेरे को उसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। और याद है बीओबी परचेज करके लाई थी, परचेज ऑफ एनपीए देख रहे हैं ना? मैंने बोला हाँ सर, बीओबी परचेज करके लाई थी। बीओबी ने 100 रुपए में परचेज किया था। हाँ सर 100 रुपए में परचेज किया, देखो ये रहा एग्जाम्पल। बीओबी ने 100 रुपए में परचेज किया था। मैंने बोला यस सर, बीओबी ने 100 रुपए में परचेज किया था। रिकवरी हो गई भाई साहब, वो एनपीए जिसमें से भाई जिंदगी में कभी रीपेमेंट होती नहीं, विश्वा कभी रीपे करती नहीं। ठीक है, एसबीआई ने विश्वा का जो एनपीए था वो बीओबी को बेच दिया, एसबीआई ने बीओबी को बेच दिया। अब विश्वा ऐसी लड़की कभी रीपे करती नहीं, अचानक से मैं मेरा पैसा लेकर आ गई, सब चौंक गए, बैंक में सब खड़े हो गए हैं विश्वा पैसा लेकर आ गई, उससे रिकवरी हो गई 120 रुपए की भाई साहब। तो 120 में से पहले 100 रुपए में एडजस्ट करूंगा एक्विजिशन कॉस्ट के सामने, हाँ सर, बाकी 20 रुपए मेरे प्रॉफिट बन जाएंगे। किसकी बात चल रही? बीओबी के लिए। क्लियर है? क्योंकि परचेज किसने किया था? बीओबी ने परचेज किया था। क्लियर है क्या? जल्दी बताओ सर। यानी कोई भी रिकवरी होती है उसको मैं पहले एडजस्ट करूंगा एक्विजिशन कॉस्ट के सामने और फिर बाकी का एक्सेस अमाउंट मेरा प्रॉफिट बनेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। थिंग्स टू बी एंश्योर्ड फॉर सेल ऑफ एनपीए, जैसे ही वो मेरी जिंदगी से चली गई ना, उसके लिखे हुए सारे खत, उसके दिए हुए सारे गिफ्ट मैंने फाड़ करके फेंक दिए। क्या तुमको बात याद आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ मेरे को याद आता है, वो मेरा बचपन का प्यार। एनपीए को मैं रिमूव कर दूंगा। सेलिंग बैंक क्या करेगी ना, एनपीए को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव कर देगी। एक बार वो चलेगी, उसकी सारी यादों को भी मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। सर 120 का एनपीए अगर मैंने 100 रुपए में बेचा, 120 का एनपीए था, मैंने 100 रुपए में बेच दिया, क्या मेरे को 20 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लॉस हो गया सर। 120 का था, आपने 100 में बेच दिया। मैंने बोला वो लॉस को मैं डेबिट करूंगा पीएनएल में। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, मैंने बोला 100 रुपए का एनपीए 120 में बेच दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या प्रॉफिट में पीएनएल में डालता हूं क्या? नहीं सर। याद करो 11th स्टैंडर्ड के प्रूडेंस प्रिंसिपल को, प्रॉफिट को कभी भी क्रेडिट मत करना। मैं क्या करूंगा ना, आगे आने वाले एनपीए के लॉस से एडजस्ट करूंगा, यानी मीट शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ अदर एनपीए। आगे कभी कोई एनपीए बेचूंगा ना, उसके लॉस के सामने मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये था मेरा एनपीए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या तुमको बातें याद आवत है कि नहीं आवत है? नेट बुक वैल्यू का मतलब वो है मेरे बुक्स में वो कितने पे दिख रहा है। मनीषा जी, क्या तुमको बात याद आवत है कि बात ना ही याद आवत है? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, मीठा प्यारा अपना क्वेश्चन था। मैंने बोला 2 थी लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट यानी कि देखो सर 5 रुपए कंपनी ने मंगाए हैं, अब 5 रुपए वो इस साल मंगाए भी ना भी मंगाए, मेरे को क्या पता? कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे को क्या पता? हो सकता है पेमेंट करना भी पड़ जावे, ना भी करना पड़े। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। बस वही लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। अभी 5 रुपए पेड है मेरे, 5 रुपए बाकी वो मंगाए ना मंगाए मेरे को नहीं पता। लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब सब लोग आंख बंद करेंगे, एएफएम के टीचर को याद करेंगे। मैंने बोला हाँ याद कराया था। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी 2 हो गए लायबिलिटी वाले पॉइंट। हाँ, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। मैंने बोला हाँ, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंसिडरेंट। याद है मैं था होल्डिंग, सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दे रहा था। देखो भाई सब्सिडरी ने रीपे नहीं किया ना तो भाई आया है। सब्सिडरी ने अगर रीपे नहीं किया ना तो होल्डिंग कंपनी रीपे करेगी, मैं ऐसा बोलूंगा। क्लियर है? अब ये क्या है ना, कंटेंजेंट लायबिलिटी है। हो सकता है मेरे को रीपे करना भी पड़ जाए, ना भी करना पड़े, क्योंकि सब्सिडरी ने कर दिया तो मेरी बारी कभी आएगी नहीं। हाँ सर। और एक था क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट। बैंक के सामने कोई कोर्ट केस चल रहे थे लेकिन अभी नक्की नहीं है कि भाई बैंक को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ऑडिट अप्रोच फॉर कंटेंजेंट लायबिलिटी में सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ऑफ कंटेंजेंट लायबिलिटी। क्या है ना सर, सुनो, All off balance sheet transactions have been accounted when such transaction taken place। मैंने बोला था 2022-23 का ट्रांजैक्शन 22-23 में ही आएगा, 23-24 में नहीं जाएगा। मैंने बोला हाँ सर याद आता है। सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे को रखनी है। ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड आफ्टर ड्यू प्रोसीजर। ड्यू प्रोसीजर का मतलब था मेरे को एएस को ध्यान में रखना है। हाँ, ऑल ईयर एंड कंटेंजेंट लायबिलिटीज को मैं क्या करूंगा? डिस्क्लोज करूंगा यानी कि मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नीचे दिखाऊंगा। क्लियर है कि हाँ? 3 देखो, पहले 3 थे ऑफ के पॉइंट, बाकी 2 हैं डिस्क्लोज के पॉइंट। डिस्क्लोज कंटेंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोज कंटेंजेंट
कंटिजेंट लायबिलिटी। देखो ये देख लिया एक डिस्क्लोज कहां, फिर मैंने बोला ये डिस्क्लोज कंटिजेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज लायबिलिटी। क्रिस्टलाइज यानी कि एक्चुअल, मैंने बोला ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है जिसके लिए मेरे को एक्सपेंस बनाना पड़ेगा या लॉस बनाना पड़ेगा या प्रोविजन बनाना पड़ेगा। मैंने बोला खाली डिस्क्लोज लायबिलिटी, नीचे खाली डिस्क्लोज करके चलना। क्या तुमको बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट देखा था अपन ने ऑडिट रिपोर्ट। नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर याद कैसे रखेंगे? सरकारी बैंक है तो सरकार को रिपोर्ट देगी। कॉमन सेंस मारना मेरे भाई। देख प्राइवेट बैंक होती ना, प्राइवेट बैंक, तो क्यों वो सरकार को रिपोर्ट देती? प्राइवेट बैंक का सरकार से क्या लेना देना? क्या ही लेना देना? मैंने बोला क्या ही लेना देना सर, क्या ही लेना देना, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, इसलिए सरकार को रिपोर्ट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। देखो सर किसके बारे में? सब लोग चैट बॉक्स में, पीएनएल के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, रोप के बारे में, रस्सी रस्सी, पीएनएल के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, रोप के बारे में, रस्सी रस्सी, पीएनएल के बारे में। क्या पीएनएल ट्रू एंड फेयर बैलेंस शो कर रहा है कि शो नहीं कर रहा है? बैलेंस शीट के बारे में, क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर बैलेंस शो कर रही है कि शो नहीं कर रही है, यानी कि क्या बैलेंस शीट फुल एंड फेयर है क्या, और क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल था, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है कि नहीं कर रही है, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है सर। फिर आरओपीई, रोप, वेदर रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिसेस ब्रांचेस एडिक्वेट, क्या जो हेड ऑफिस को रिटर्न्स मिल रहे हैं ना ब्रांचेस से, वो रिटर्न्स एडिक्वेट है कि नहीं है। ओके सर। अदर मैटर्स अपन ने देखे थे, मैंने बोला हाँ अदर मैटर्स अपन ने देखे थे। पी, क्या जो बैंक है ट्रांजैक्शन अपने पावर में कर रहा है या अपनी पावर के बाहर कर रहा है। जो बैंक है ट्रांजैक्शन को अपने औकात में कर रहा है, औकात के बाहर कर रहा है। इसका एग्जांपल भी सबका लिया था, लेकिन इतना रेलेवेंट नहीं है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उतना पढ़ के चला रहा हूं अभी। इन केस ऑडिटर हैड कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर ऑडिटर ने कुछ एक्सप्लेनेशन की मांग की थी कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया था और क्या वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी था? Are you guys getting my point or not? Yes sir, yes sir, yes sir. रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट कंटेंट कौन से प्रकार की रिपोर्ट थी? मैंने तुमको लिखवाया था असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट, असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट याद है, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट, यस सर। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की रिपोर्ट, वो भी रूरल एरियाज में, याद है? मैंने बोला हाँ सर याद है। फिर लफार एसएलआर, लफार एसएलआर, लफार एसएलआर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, यस सर। एसएलआर रिक्वायरमेंट के साथ अपने कंप्लाई किया कि नहीं किया, उसकी रिपोर्ट, हाँ सर। और अनयूज्ड बैंक रिसिट फॉर्म की रिपोर्ट, किसकी? सर्टिफिकेट फॉर कस्टडी ऑफ अनयूज्ड बैंक रिसिट फॉर्म से यूटिलाइजेशन, यानी वो आते हैं ना कैश विड्रॉल के फॉर्म, कैश जमा करने के फॉर्म जो बैंक में होते हैं, तो कितने यूटिलाइज हुए हैं और कितने यूटिलाइज नहीं हुए। क्लियर है क्या? यस सर। लफार बोले तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तुम मेरे को बताना छोटे देंगे बड़े को कि बड़े देंगे छोटे को? तुम बताना सर लिख के, छोटे देंगे बड़े को कि बड़े देंगे छोटे को? कौन किसको देगा? चार्टा देने की बात नहीं कर रहा हूं, चार्टा तो बड़े देंगे छोटे को, यानी कोई रिपोर्ट देंगे तो कौन देंगे? छोटे बड़े को देंगे कि बड़े छोटे को देंगे? कोई रिपोर्ट देनी है तो छोटा इंसान बड़े इंसान को देगा, बड़ा इंसान छोटे इंसान को देगा। नितेश ने लिखा छोटे देंगे बड़े को, विश्वा ने लिखा छोटे देंगे बड़े को, सबने लिखा छोटे देंगे बड़े को। बिल्कुल सर। देखो हाथ को देखना मेरे, ब्रांच के ऑडिटर ने सेंट्रल ऑडिटर को दिया, ओके सर। सेंट्रल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को दिया, ओके सर। मैनेजमेंट ने ऑडिट कमेटी बोर्ड को दिया। देखो एक एक लेवल ऊपर जा रहे, ब्रांच के ऑडिटर ने सेंट्रल ऑडिटर को दिया, ओके सर। सेंट्रल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को दिया, ओके सर। मैनेजमेंट ने ऑडिट कमेटी बोर्ड को दिया, ओके सर। और क्या ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्वेश्चनर का फॉर्मेट था? मैंने बोला हाँ सर क्वेश्चनर का फॉर्मेट था, हमको याद आता है। गिवन बाय स्टैट्यूटरी ब्रांच एज वेल एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, दोनों के दोनों देने वाले हैं, ठीक है सर। क्वेश्चनर फॉर्म में होने वाले, ठीक है सर। सर सब लोग लिखेंगे, क्या था इसमें? ABCD इन्वेस्टमेंट्स, ABCD एनीबडी कैन डांस, ABCD इन्वेस्टमेंट किसकी बातें थी? एडवांसेस की बातें थी, ओके सर। बैंक बैलेंस की बातें थी, वाह। कैश की बातें थी, वाह। डिपॉजिट्स की बातें थी, वाह। ABCD हो गए। और इन्वेस्टमेंट की बात थी, मैंने बोला हाँ सर समझ में आता है। अब मैं बोलूं ब्रांच ऑडिटर सबमिट करेगा सेंट्रल ऑडिटर को, मैंने बोला ठीक है। स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को देगा। एक लेवल और ऊपर जाना, मैंने बोला सेंट्रल ऑडिटर मैनेजमेंट को देगा। और एक लेवल और ऊपर जाना, मैनेजमेंट देगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अलोंग विद एक्शन टेकन टू रेक्टिफाई इरेगुलरिटीज, यानी क्या क्या हमने एक्शन दिए हैं। क्या मैं बोलूं कंसोलिडेशन इसका हेड ऑफिस पे होगा? मैंने बोला हाँ सर कंसोलिडेशन इसका हेड ऑफिस पे होगा। सर एमसीक्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉपी ऑफ लफार, लफार की एक जेरोक्स कॉपी निकाल ली थी, हाँ। और एजेंडा नोट मैंने सबमिट किया था आरबीआई को विद इन 60 डेज। जिन लोगों ने चैट बॉक्स में नहीं लिखा ना 60 डेज, मैं मोबाइल से बाहर निकल के चाटा मार के जाऊंगा। विद इन 60 डेज सबमिट करूंगा आरबीआई को, मैं आरबीआई को सबमिट करूंगा कॉपी ऑफ लफार एंड एजेंडा नोट विद इन 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय स्टेट ऑडिटर। सर 60 डेज अपन ने कहां से काउंट किए थे? 60 डेज अपन ने कहां से काउंट किए थे? जब सेंट्रल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को सबमिट करी थी ना, सेंट्रल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को सबमिट करी थी ना, मैं बोलूं 60 डेज वहां से काउंट किए थे, यस सर। 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय स्टेट ऑडिटर, जब ये सेंट्रल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को सबमिट की थी ना, तो वो हमारी सबमिशन से मैंने 60 डेज क्या किए थे? कैलकुलेट किए थे। कॉन्करेंट ऑडिट मैंने क्या बोला था? इसमें क्या होगा ना सर, मजा आ गया, सब लोग लिख रहे हैं 60 डेज।
कॉन्करेंट ऑडिट क्या होगा ना सर, इसमें कॉन्करेंट ऑडिट का सिंपल सा मतलब है ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेरा ऑडिट चल रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेरा ऑडिट चल रहा है, यानी वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली हो रहा है। हाँ सर, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है मैं उसको वेरीफाई करते जा रहा हूं। क्या मैं बोलूं ये कंपनी के, सॉरी कंपनी नहीं, बैंक के, ये बैंक के अंदर का बंदा भी कर सकता है, बाहर का बंदा भी कर सकता है। मैंने बोला हाँ, इंटरनल स्टाफ भी कर लेगा, कोई बाहर का बंदा रखोगे वो भी कर लेगा। बैंक की मर्जी है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर को रखना चाहती है, इंटरनल स्टाफ को रखना चाहती है। लेकिन मैं बोलूं इंटरनल स्टाफ अगर वो होगा तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए वो किसी भी ऑपरेशंस में। यानी अगर बैंक रख रही है ना तो किसी बंदे को रखे और वो बंदा और कोई भी काम नहीं करेगा, खाली कॉन्करेंट ऑडिट करेगा। ठीक है, पर्पस क्या है, डिविएशंस पता चल जाते हैं लेट डाउन प्रोसीजर से, तो जैसे ही डिविएशन पता चल जाएंगे ना इमीडिएटली मेरे को पता चल जाएंगे, मैं क्विक एक्शन ले पाऊं। क्लियर है? हाँ, आज मेरे को पता चला ये महीने में दिक्कत है, मैं कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा उसकी और मैं क्या कर दूंगा, वो चीज को रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, मेरे को पता चल जाएगा, कॉन्करेंट ऑडिट करूंगा ना मैं मंथली तो मेरे को पता चल जाएगा, जो कि नॉर्मल ऑडिट में नहीं पता चलता, क्योंकि नॉर्मल ऑडिट पूरे साल के बाद होता है। ठीक है, हाँ, क्या बातें मैंने पढ़ी थी, अगर इंटरनल बंदा होगा तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ सर टेन्योर ऑफ एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर, सर एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर का टेन्योर वेरी इंपॉर्टेंट था सर। ये कुछ इंटरनल को है लगेगा क्या, ना जी ना, ये टेन्योर केवल और केवल एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर को लगेगा। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे मैक्सिमम 5 इयर्स। ठीक है सर, एक ब्रांच के साथ मैक्सिमम 3 इयर्स। याद है, इसका अपन ने एग्जांपल भी देखा था, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर, याद है। मैक्सिमम कितना रहना चाहिए सर, 5 साल रहना चाहिए। ऐसा चलेगा क्या, एसबीआई की ब्रांच 1 है, एसबीआई की ब्रांच 2 है, समझना, एसबीआई की ब्रांच 1 है, एसबीआई की ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 के साथ मैं 3 साल रह रहा हूं, ब्रांच 2 के साथ मैं 2 साल रह रहा हूं, चलेगा क्या, तुम चैट बॉक्स में लिख के बताना। ब्रांच 1 के साथ मैं 3 साल रह रहा हूं, ब्रांच 2 के साथ मैं 2 साल रह रहा हूं, तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना, चलेगा क्या। ब्रांच 1 के साथ मैं 3 साल रह रहा हूं, ब्रांच 2 के साथ मैं 2 साल रह रहा हूं, चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा ना सर। 5 साल आप रह सकते हो मैक्सिमम, तो 3 + 2 आप 5 साल रह रहे हो, और एक ब्रांच के साथ आप मैक्सिमम 3 साल रह सकते हो। मैंने बोला तो आप ब्रांच 1 के साथ रहे ना 3 साल। ब्रांच 1 के साथ मैं 4 साल रह रहा हूं, ब्रांच 2 के साथ 1 साल, चलेगा क्या। 4 + 1 का कॉम्बो चलेगा क्या, तुम बताओ सर। 4 + 1 का कॉम्बो चलेगा क्या, 4 + 1 का कॉम्बो चलेगा क्या, तुम बताओ सर। क्या मैं बोल दूं 4 + 1 का कॉम्बो कतई नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता सर, क्यों नहीं चल सकता सर, क्योंकि भाई एक ब्रांच के साथ आप मैक्सिमम कितना रह सकते हो सर, 3 साल रह सकते हो। सर 3 ब्रांच है, 3 1 1 ये कॉम्बो चलेगा क्या, 3 1 1 3 1 1 ये कॉम्बो चलेगा क्या, ये बताना सर। 3 ब्रांच है, 3 1 1 ये चलेगा क्या। हाँ चलेगा, यस सर ये चल सकता है, क्योंकि मैं एक ब्रांच के साथ मैक्सिमम 3 साल रह सकता हूं। मैंने बोला कोई मेरा एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसने कोई ओमिशन कमीशन किया। क्लियर, ओमिशन यानी उसने क्या किया ना, कोई एंट्री को ओमिट कर दिया, कमीशन यानी वो एंट्री गलत अमाउंट पे उसने दिखाई, तो उस पर्टिकुलर केस में उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे और दोनों के बाप को बोल देंगे, यानी बैंक के बाप आरबीआई को बोल देंगे और उस सीए के बाप आईसीआई को बोल देंगे। मैं बोलूं टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन कौन नक्की करेगा, ऑडिट कमेटी और बोर्ड नक्की करेगा। मैंने बोला हाँ सर, ये वाला पॉइंट अपन ने किया, हाँ सर। अब क्या है, स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट का एक पॉइंट आता था, मैं बोलूं स्कोप कौन डिटरमाइन करेगा, सिया सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, लेकिन उसने कंसल्टेशन लिया था ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे सिया इन कंसल्टेशन विद ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिया इन कंसल्टेशन विद एसीबी। मैंने क्या बोला सर, हाई रिस्क के ट्रांजैक्शन मेरे को चेक करने होते हैं जिसपे मेरे भाई लार्ज फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। तुम मेरे को बताओ 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के ट्रांजैक्शन में चेक करूंगा क्या, चल हट, वड्डे हाई रिस्क के ट्रांजैक्शन करोड़ों के, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट है तो जाहिर सी बात है आरबीआई गाइडलाइन तो आती बैंक की बात चल रही है, तो हाँ। और एरियाज और इसके स्कोप क्या रहेंगे, याद है लफार में क्या पढ़ा था, ABCD इन्वेस्टमेंट, इधर कुछ दिमाग नहीं लगाया, पूरा का पूरा डिक्टो सेम है, खाली बी को काट करके मैं क्या बोल दूंगा ना सर, फॉरेक्स प्लस हाउसकीपिंग। क्या तुमको याद आती है क्या बात, बी को काट करके मैं क्या बोल दूंगा, फॉरेक्स प्लस हाउसकीपिंग, बाकी पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। याद है मैंने बोलता फॉरेक्स पे तुमको अलग से क्वेश्चन बनेगा, तो जनरल आंसर अपन लेके चलेंगे। क्या सर जनरल आंसर, एक तो अपन एंड में पढ़ेंगे जनरल आंसर। हाँ सर जनरल आंसर पढ़ेंगे ना कि सब भूल गए, मान लो तुम चैप्टर के सारे भूल गए, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट अप्रोच, तो जनरल आंसर मैं तुमको पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन ये वाला कौन सा है ना, फॉरेक्स का क्वेश्चन है तो तुम उसको भारी भरकम शब्द चिपका के आ जाना। वेरीफाई नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, क्लियर है। हाँ सर, चेक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। वेरीफाई द अमाउंट इन फॉरेन बिल्स, क्लियर है। चेक इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अमाउंट। क्या तुमको बात समझ में आ रही है क्या, मैंने बोला हाँ सर, मैंने तुमको जनरल सी बातें करी थी सर, जनरल से टर्म्स मैंने तुमको सिखाए थे। इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर, डू यू गाइस रिमेंबर इट और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फटाफट से। क्या मैं बोलूं कॉन्करेंट ऑडिट अपना हो गया, हाँ सर, देख लो एक बार मैंने कॉन्करेंट ऑडिट करा दिया अच्छे से, हाँ सर। चलो सर, इसमें अपन ने सब कुछ करा दिया। अब सर कॉन्करेंट ऑडिट की अपन ने कल रिपोर्टिंग देखी थी, याद है। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे एसीबी, याद है। मैंने बोला भाई कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, पहले 2 पॉइंट में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा था। क्वार्टरली काम हुआ, चल भाई एसीबी के मुंह पे मारा,
एनुअल काम हुआ, चल भाई एसीबी के मुंह पे मारा। जोन वाइज रिपोर्टिंग हुई, चल भाई एसीबी के मुंह पे मारा। ये थे पहले 2 पॉइंट। पहले 2 पॉइंट को आओ अच्छे से पढ़ते हैं। हर बैंक का अपना एक खुद का स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है, सारी बैंक अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट को बनाती है। जो भी वड्डी वड्डी मेजर डेफिशिएंसी होगी, वड्डी वड्डी डेफिशिएंसी उसको मैं स्पेशल नोट में हाईलाइट करूंगा, ठीक है सर। और मैं दे दूंगा बैंक की कंट्रोलिंग ऑफिस को। किसको दे दूंगा? बैंक की कंट्रोलिंग ऑफिस को। क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू किसके मुंह पे मारूंगा? एसीबी। ले भाई तेरे मुंह पे मारा। एनुअल रिपोर्ट निकली, एनुअल रिपोर्ट साल भर की रिपोर्ट किसके मुंह पे मारूंगा? एसीबी। चल भाई तेरे मुंह पे मारा। जोन वाइज रिपोर्टिंग हुई, जोन वाइज रिपोर्टिंग किसके मुंह पे मारूंगा? चल भाई एसीबी तेरे मुंह पे मारूंगा। अबे 2% का दिमाग नहीं लगाना, 2% का दिमाग नहीं लगाना भाई। जोन वाइज रिपोर्टिंग हो रही है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही है, एनुअल रिपोर्टिंग हो रही है, किसके मुंह पे मारो? एसीबी के मुंह पे मारो। फिर याद है पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 में मस्त प्रोसेस पड़ी थी। नॉक नॉक, ब्रांच मैनेजर, मैं हूं सीए शंकर लखमानी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं क्या? यानी पहले मैं ब्रांच मैनेजर से जाके कुछ बातचीत करके आया था, ठीक है सर। छोटी छोटी इरेगुलरिटी थी ना, मैंने बोला ब्रांच मैनेजर तू सोफे पे बैठ, टेंशन मत ले, मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। सीरियस इरेगुलरिटीज होगी तो बात को हेड ऑफिस तक लेकर के जाऊंगा। याद है क्या तुम लोग को? मैंने बोला हाँ सर। फ्रॉड अगर होंगे ना तो मैं रिपोर्ट करूंगा हेड ऑफिस को, हाँ सर। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, हाँ सर। ब्रांच मैनेजर को, अनलेस ब्रांच मैनेजर हिमसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, अगर तुमको याद हो तो। और फॉलो अप कौन करेगा? इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये अपन ने देखी थी सर। सब लोग एक फ्लो बनाएंगे। ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में गया था, टक टक पूछ दे, आई एम सीए शंकर लखमानी। ब्रांच मैनेजर के पास गया था, ठीक है। ब्रांच मैनेजर के पास जाकर के मैंने क्या बोला? माइनर इरेगुलरिटी, सीरियस इरेगुलरिटीज, फ्रॉड फॉलोअप। यस सर, माइनर इरेगुलरिटी, सीरियस इरेगुलरिटीज, फ्रॉड फॉलोअप। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ब्रांच मैनेजर के पास गया, हाँ, माइनर इरेगुलरिटी, सीरियस इरेगुलरिटीज, फ्रॉड फॉलोअप। यानी माइनर इरेगुलरिटीज होगी तो मैं टाइमली रेक्टिफाई कर लूंगा, हाँ मैं खुद ही रेक्टिफाई कर लूंगा टाइमली। सीरियस इरेगुलरिटीज होगी मैं हेड ऑफिस को बोलूंगा, ठीक है। फ्रॉड मिलता है मैं किसको रिपोर्ट करूंगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस क्या था सर? अपना इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को बोलकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और ब्रांच मैनेजर को बोलकर के आ जाऊंगा, अनलेस ब्रांच मैनेजर हिमसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड। और फॉलोअप कौन करेगा? यही हेड ऑफिस, यानी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या तुमको बात याद आती है कि बात याद नहीं आती? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वो भी फटाफट 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 तरीके से। मैंने बोला हाँ जी। उसके बाद मैंने बोला था लीगल फ्रेमवर्क कौन से लॉ एप्लीकेबल है बैंक्स को। वन टाइम रीड था कंपनीज एक्ट 2013, आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, आईटी एक्ट 2000, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एमसीक्यू पर्पस के लिए बैंक का हाफ ईयरली रिव्यू होगा कि बैंक ने कहां का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कब होगा? 30th 9 एंड 31st मार्च, हर 6 महीने में होगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 महीने में, यानी अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर। सितंबर का महीना खत्म हुआ, बस 6 महीने हो गए ना, अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर, यानी 30th सितंबर को होगा। और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कब होगा? 31 मार्च को होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती है? कॉमन आंसर है, एंड में कराऊंगा जब तुम पूरा का पूरा भूल गए अगर चैप्टर, तो ये कॉमन आंसर लिख करके आ जाना, आपका काम बन जाएगा। स्टेप्स इन ऑडिट सर, स्टेप्स इन ऑडिट, ऑडिट में स्टेप्स करेंगे। मैंने बोला था, क्या मैंने तुमको बोला था? खाली रेड वाले हेडिंग्स याद रख लेना। स्टेज 1 पे आता था इनिशियल कंसीडरेशंस, इफ यू रिमेंबर, यस सर। स्टेज 2 पे मैं लेता था अंडरस्टैंडिंग, यस सर। स्टेज 3 पे रिस्क असेसमेंट होता था, यस सर। स्टेज 4 पे एग्जीक्यूशन में करता था, यस सर। और स्टेज 5 पे आकर के मैं क्या करता था? रिपोर्टिंग करता था। अब सर क्या होता था ना, स्टेज 1 पे इनिशियल कंसीडरेशन था, इसमें 8 पॉइंट ले रखे थे। मैंने बोला था कोई भी 3-4 पॉइंट लिख करके आना और 1 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, उसको ही फैला के। यानी कि ऑडिटर, देखो जैसे कि ये क्या है ना, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो मैंने तुमको क्या बोला था? Auditor will consider the terms of audit engagement. Auditor will establish engagement team. Auditor will engage in planning. यानी तुमने क्या किया ना सर, तुमने उसको ही auditor will करके एक लाइन में लिख दिया सर। क्लियर है? 1 लाइन एक्सप्लेनेशन तुमने इसमें लिखा था, ठीक है। हाँ, ऐसे सारे पॉइंट्स में तुम लोगों को करते हुए चलना था। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है? कि मैंने बोला हाँ। इसमें क्या क्या बातें आई थी? 8 पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी 3-4 लिख करके आ जाना। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, यानी ऑडिटर पहले एक्सेप्ट करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ इनडेब्टेडनेस, तुम मेरे को बताओ सर, सौरभ ने अगर लोन ले रखा है एसबीआई से, सौरभ ने अगर एसबीआई से लोन ले रखा है, तो क्या सौरभ एसबीआई का ऑडिट कर पाता है? क्या मैंने बोला कॉमन सेंस मानना। सौरभ ने एसबीआई से लोन ले रखा है, क्या कर पाता है? क्या नहीं कर पाता है सर। ये है डिक्लेरेशन ऑफ इनडेब्टेडनेस। सौरभ को क्या देनी पड़ेगी? एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इनडेब्टेडनेस के बारे में। फिर इंटरनल असाइनमेंट बाय स्टेट ऑडिटर, यानी कि अगर सौरभ स्टेट ऑडिटर है ना, तो फिर वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता बैंक की। फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखे जाएंगे ऐसे 210 के तहत। मैंने बोला यस सर। प्लानिंग करूंगा मैं कुछ, मैंने बोला हाँ प्लानिंग करूंगा। स्टैब्लिश करूंगा एंगेजमेंट टीम, हाँ। कम्युनिकेट कर लूंगा प्रीवियस ऑडिटर से। सारे याद करने का नहीं सर, कोई भी 3-4 पॉइंट करके उसको आगे करके ऑडिटर विल करके समझा के आ जाना। स्टेज 2 पे अपन ले रहे थे अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की? मैंने बोला था बैंक की, उसके एनवायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, अकाउंटिंग प्रोसेस की, 4 चीज। बैंक और उसकी एनवायरमेंट की ले रहा था, मैंने बोला हाँ। इंटरनल कंट्रोल की ले रहा था बैंक के, और बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस की ले रहा था, हाँ सर। स्टेज 3 पे मैं आ रहा था रिस्क असेसमेंट कर रहा था। स्टेज 3 पे आकर के मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा था। रिस्क असेसमेंट में बहुत सिंपल था सर। रिस्क असेसमेंट में कुछ दिमाग नहीं लगा था, एक लेवल डीप जाएंगे। सब लोग चैट बॉक्स में 3 रिस्क लिखेंगे। पहले रोमम पकड़ा, आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक अंदर गया मैं,
रिस्क ऑफ फ्रॉड पकड़ा, और एक अंदर गया मैं स्पेसिफिक रिस्क को पकड़ा। सर सब लोग पहले मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ूंगा, मैंने बोला हाँ सर। अंदर जाऊंगा एक रिस्क ऑफ फ्रॉड को पकड़ूंगा, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिस्क को, और एक और डीप लेयर में अंदर जाऊंगा मैं स्पेसिफिक रिस्क को पकड़ूंगा। ये 3 रिस्क अपन लोग क्या करके चले थे, पढ़ के चले थे। स्टेज 4 में एग्जीक्यूशन आएगा। एग्जीक्यूशन में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, मैंने बोला था ऐसे 300 वाली सारी बातें, ऐसे 300 सीरीज की सारी बातें जो कि तुमको अभी पता नहीं चलेगी, जब अपन 300 सीरीज करेंगे तब पता चलेगी कि मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी को स्टेब्लिश किया। हाँ सर। ऑडिट प्लानिंग मैंने करी, मैंने बोला हाँ ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ये 300 में आता है दोनों का दोनों। ऑडिट स्ट्रेटेजी भी ऐसे 300 में पढ़ोगे, ऑडिट प्लानिंग भी ऐसे 300 में पढ़ोगे। फिर ऑडिट मटीरियलिटी की ऐसे 320 में, और एंड में क्या किया, गोइंग कंसर्न के ऐसे 570 में। ये 3 बातें पढ़ के चले थे अपन, 3-4 बातें। हाँ सर। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ऐसे 300 में, ऑडिट प्लान बनाऊंगा ऐसे 300 में, मटीरियलिटी बनाऊंगा 320 में, 320 में, और फिर क्या करूंगा, गोइंग कंसर्न करूंगा, और एंड में मैं बोल दूं मैं स्टेज 5 पे आकर के रिपोर्टिंग करूंगा। क्या तुम लोग को रिकॉल होता है कि रिकॉल नहीं होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वो भी फटाफट तरीके से। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फटाफट तरीके से। क्या तुम लोग को चीजें रिकॉल होती है कि नहीं होती है? एकदम शांति से मैं रिवीजन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तो उड़ा देता है सारे पॉइंट, एक पॉइंट तो भी तुमको रिवीजन में मैं डीप में समझा रहा हूं कि किसी में भी अगर क्वेश्चन बन जाए ना तो तुम वहां पे ब्लैंक होके ना आ जाओ। मैं बस चाहता हूं कि तुम प्लीज कुछ ना कुछ लिखो बैंक ऑडिट के क्वेश्चन में। ऐसा मत करो कि बैंक ऑडिट में टोटली छोड़ के जा रहा हूं और मैं टोटली उसका क्वेश्चन ब्लैंक करके आऊंगा। मैं छोड़ के जा रहा हूं अभी भी और टोटली उसका क्वेश्चन ब्लैंक करके आऊंगा। मैं बोलूं ऑडिट में पास होने का एक ही तरीका है, 100% सिलेबस, 100% सिलेबस, 100% सिलेबस। तुम लोगों ने अगर 100% सिलेबस नहीं किया ना, जब तक अपनी स्क्रीन रेज्यूम हो रही है, मैं बात करता हूं सर, तुम लोगों ने अगर 100% सिलेबस नहीं किया ना सर, ना केवल ऑडिट में, किसी भी सब्जेक्ट में, एफआर, एफएम, डीटी, एडीटी ऑडिट में, तो भाई बात जो है ना वो नहीं बनने वाली। 100% सिलेबस से बात है ना बहुत मस्त बन जाती है, क्योंकि किसी चैप्टर में से ऐसे हार्ड पूछेगा, किसी चैप्टर में से ऐसे इजी पूछेगा। और जब तुमने 100% सिलेबस करके चलोगे ना, तो आईसीए चाहे हार्ड पूछे इजी पूछे, तुमको 40, 50, 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन तुम सिलेक्टिव कवरेज करके जाओगे ना, मैं खाली ये चैप्टर करके जाता हूँ, और उसमें अगर आईसीए ने हार्ड पूछ लिया ना भाई, तो फिर तुम्हारी रक्षा खाली भगवान कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, जल्दी बताओ सर। 70 प्लस का टारगेट है, स्किप नहीं करना कुछ। क्वेश्चन 23 एंड 25 में क्या डिफरेंस है? 23 ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, और 25 कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट था, है ना शायद से। रुको अभी स्क्रीन रिज्यूम वाली तो दिखेगा। 25 अबाउट कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, 23 तो मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। 23 तो मेन ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसकी बात कर रहे हैं। 25 कॉन्करेंट ऑडिट है क्या? चलो स्क्रीन रेज्यूम हो रही, तब तक तुमको भी जो रेस्ट मिल रहा है। लगभग 1 घंटा हो गया अपने को रिवीजन करे हुए, पता है। रिवीजन अपना चल ही रहा है, इतना इनडेप्थ रिवीजन करा रहा हूं, लगभग 1 घंटा हो गया। चीजें रिकॉल हो रही है ना तुमको? बताओ भाई, हो रही है कि नहीं हो रही है? खुशबू बोल रही है शंकर भगवान है साथ में। साथ में तुम्हारे शंकर भगवान बैठे? क्वेश्चन सुन के डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर देख करके रिकॉल हो रहा है प्रवीण भाई। बस आंसर देख करके रिकॉल हो रहा है ना भाई, यही है। तुम ये रिवीजन लेक्चर को बार बार देखोगे ना, और जब खुद से तुम बार बार रिवाइज करोगे ना, तो सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ही तुम क्वेश्चन करोगे ना, तुमको आंसर पूरा पूरा रिकॉल हो जाएगा। जैसे तू बोल रहा है ना कि आंसर रिकॉल हो रहा है, हाँ सर, बढ़िया तरीके से तेरा आंसर क्या है ना, रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में भी। तो उसकी टेंशन तू ऐसा लेना मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया। सिंपल 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 सिंपल, हाँ सर। चलो अब है ना, सच में मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी, पता है। सच में है ना, पता है क्या होगा, मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। मेरे को 1 मिनट देना खाली, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
I am back. I am back. I am back. Are you guys back or not? Sir, are you guys back or not? Sir, back or not? Back or not? Back or not? रिवीजन खत्म करेंगे भाई साहब, सबसे पहले रिवीजन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये प्रवीण भाई काय का लिंक दे रहा है इधर। सर एक बार तीसरी आंख दिखाइए, सच का शंकर भगवान नहीं हूं मैं, सच का शंकर भगवान नहीं हूं मैं। हाँ सर, किधर थे अपन लोग? ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, क्वेश्चन नंबर 10। याद है कल मैंने तुमको बोला था एक फोन घुमाऊंगा, देखो सर एक फोन घुमाऊंगा और भाई पैसे लेकर के अभी बंदा हाजिर हो जाएगा। घुमा करके दिखाऊं, एक मेरा खाली फोन घुमाने की देर है, अभी तुमको करोड़ों रुपए में तुमको बैग में से खोल के दिखाऊंगा, बस वही था। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, भाई मैंने एक कॉल घुमाया, शॉर्ट नोटिस पे मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया, यानी एसबीआई ने बीओबी को फोन घुमाया, एसबीआई ने बीओबी को फोन घुमाया और एसबीआई ने क्या लिया, बहुत सारा पैसा मंगा लिया। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट नोटिस पे पैसा मंगाती है मंगाती है मंगाती है। क्या इसमें कुछ चेक करा था कि? हाँ सर, बहुत सिंपल था। अमाउंट चेक किया था, इंटरेस्ट चेक किया था और रीपेमेंट हुई कि नहीं ये चेक किया था। मैंने बोला कितना बेसिक है भाई, इसमें तुमने क्या याद किया? अमाउंट चेक किया था। अमाउंट किससे चेक करूंगा? सर्टिफिकेट से चेक करूंगा। हाँ सर, तो सर्टिफिकेट चेक कर दिया। इंटरेस्ट का अमाउंट चेक कर लिया कि इंटरेस्ट की प्रॉपर्ली अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुई है ईयर एंड पे, और रीपेमेंट हुई है कि नहीं हुई है वो चेक कर लिया। भाई अमाउंट चेक कर लिया, इंटरेस्ट चेक कर लिया, रीपेमेंट चेक कर लिया। कितना बेसिक था, जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया कॉल लोन्स मेड एंड रिसीव्ड कैन नॉट बी नेट ऑफ। एसबीआई ने 1 करोड़ के कॉल लोन दिए 2 करोड़ के कॉल लोन लिए, दोनों के दोनों को ग्रॉस फिगर पे दिखाने पड़ेंगे, नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते हो। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद अदर बैंक्स अदर देन आरबीआई। एसबीआई का जो पैसा था ना, एसबीआई का जो पैसा था ना, एसबीआई का पैसा वो बीओबी में पड़ा हुआ था, यानी एसबीआई ने बीओबी में खुद का खाता खोल रखा था। एसबीआई ने बीओबी में खुद का खाता खोल रखा था, समझ लो। एसबीआई का खाता, हाथ को देखो मेरे, बीओबी में था, आरबीआई में नहीं था, बीओबी में था। मैंने बोला क्या चेक करना है? सबसे पहले मैंने लार्ज ट्रांजैक्शन चेक किए थे इंटरबैंक अकाउंट के, यानी करोड़ों 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 के ट्रांजैक्शन चेक किए थे, और मैंने कंप्लीटनेस चेक करी थी। अगर तुमको याद हो, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कंप्लीटनेस चेक करी थी, यानी मैंने बोला था कोई भी चेक आउटस्टैंडिंग में नहीं पड़ा होना चाहिए, सारे चेक क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी डेबिट क्रेडिट की एंट्री आउटस्टैंडिंग में नहीं पड़ी होनी चाहिए, सारी डेबिट क्रेडिट की एंट्री क्लियर हो जानी चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद मैंने देखा था ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद आरबीआई। एसबीआई का खाता आरबीआई में पड़ा हुआ था, तो क्या चेक करेगा? जब एसबीआई का खाता आरबीआई में पड़ा हो ना, अभी जो अपन ने देखा वो था अदर बैंक में पड़ा था, एसबीआई का खाता बीओबी में था, अब क्या है ना, एसबीआई का खाता आरबीआई में। तो सबसे पहले अमाउंट चेक करना है। व्हाट डू मीन बाय अमाउंट सर? व्हाट डू मीन बाय अमाउंट? मैंने बोला लेजर का बैलेंस चेक करूंगा, लेजर का बैलेंस अमाउंट चेक करूंगा। हाँ सर, अमाउंट चेक करूंगा। फिर एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही थी, याद है? एसबीआई ने एक स्टेटमेंट बनाई थी, आरबीआई ने एक स्टेटमेंट बनाई थी। मैंने बोला हाँ सर, उसमें मैंने 3 चीजें चेक करी थी। अनरिस्पॉन्डेड कैश ट्रांजैक्शन, हाँ सर। अदर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज इन आरबीआई स्टेटमेंट अनरिस्पॉन्डेड फॉर मोर देन 15 डेज। याद है मैंने बोला था? मैं उससे पूछता हूं, मेरे बाबू ने थाना थाया, वो को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तो वैसे ही एसबीआई ने भी आरबीआई से कुछ पूछा था, आरबीआई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है फॉर मोर देन 15 दिन। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे मोर देन 15 दिन, मोर देन 15 दिन, मोर देन 15 दिन। हाँ सर। और फिर अपन ने देखा था कोई भी रेवेन्यू आइटम जिसमें किसकी जरूरत है सर? एडजस्टमेंट की जरूरत है। हाँ सर, हाँ सर। ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट, इसमें मैंने क्या बोला था सर? फिजिकल वेरिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अलग अलग पॉइंट आएंगे सारे के सारे। एग्जामिनेशन ऑफ रिकंसिलिएशन, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन। सर ये तो हमको एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला भाई ये जेड कैटेगरी का है, याद ना है ना, तो जो मैं तुमको एंड में, लेक्चर के एंड में जो क्या दूंगा, कॉमन आंसर दूंगा ना, खाली वो याद करना, चल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा दिमाग लिमिटेड है, खाली तुमको ऑडिट पढ़ने का नहीं है, एफआर, एफएम, डीटी, आईडीटी भी है, तो इसलिए मैंने एंड में कॉमन आंसर दे रखा है कि कम से कम प्लीज वो तो करके चले जाना बैंक ऑडिट में, मेहरबानी करो। क्लियर है? हाँ। 1 लाइन एक्सप्लेनेशन तुम लोग लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ऑडिटर विल फिजिकली वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट्स, auditor will check investment function, auditor will examine reconciliation, auditor will examine documents, auditor will examine valuation। भाई खाली ऑडिटर विल करके आ जाओ, बाकी कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या तुमको बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती? मेरे को फटाफट से बताना चाहिए। बात समझ में आ रही है? रिकॉल हो रहा है कि रिकॉल नहीं हो रहा है? वाह, तुम लोगों ने कहा मोर देन 15 दिन, वाह सर मजा आ गया, इतने सारे लोग लाइव बैठे हुए हो। रिकॉल हो रही है चीजें। और जितने भी प्राइवेट प्लेलिस्ट में अभी तक अपने डाले हैं, प्राइवेट प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने तुमको लेक्चर्स डाल के दिए ना, मेहरबानी करके वो लेक्चर्स को बार बार देना, देखना। लेक्चर्स यानी कि वो जो रिवीजन लेक्चर्स विद मेमोरी टेक्निक्स डाल के दिए ना, हाँ, अगर मैं तुमको कल संडे को छुट्टी देता हूं तो प्लीज तुम लोग लेक्चर देखोगे। क्या करोगे तुम लोग? वो प्राइवेट प्लेलिस्ट के रिवीजन लेक्चर देखोगे। संडे को तुम लोग आराम नहीं करोगे। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? अथवा सर, अथवा क्या ये वो है? मराठी है, मराठी। अथवा का मतलब क्या? मराठी है। पक्का देखेंगे सर, देखो
तुम अगर मेरे को प्रॉमिस करोगे ना हम पक्का देखेंगे, तो ही मैं तुम लोगों को रेस्ट दूंगा एक दिन का, नहीं तो भूल जाना मैं तुमको कोई रेस्ट देने वाला हूँ। रेस्ट छोड़, उल्टा पकड़ के पीटने आ जाऊंगा तुमको मैं। बैंक ऑडिट पे आता हूं सर, बैंक ऑडिट पे, हाँ, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस और पेक्युलरिटीज। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस और पेक्युलरिटीज, मैंने सिंपल सी बात बोली थी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं ना, सब लोग बोलो N2S2D। सब लोग क्या बोलेंगे? N2S2D, नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने बोला भाई बैंक के केस में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कैश की बात चल रही, देशवासियों का पैसा पड़ा हुआ है। पहला N इज नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा N इज फॉर न्यू 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 प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू बैंकिंग प्रैक्टिसेस। मैंने बोला न्यू प्रोडक्ट पता है क्या होते हैं? ई बैंकिंग, ये सारे न्यू प्रोडक्ट है। आज से 20-25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैंने बोला बैंक में सारे नए नए प्रोडक्ट आने। तो N फॉर नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, न्यू प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ, 2 N हो गए। हाँ, S2, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन शॉर्ट टाइम पीरियड। स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन यानी बैंक कितनी बड़ी है। तुम मेरे को बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़ी है? मैंने बोला बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी है। तो स्केल देखनी है मेरे को, और कितना सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है उनका, एक्सपोजर है उनका, एक्सपोजर है उनका। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर? एक्सपोजर का मतलब क्या है? आर्टिकलशिप एक्सपोजर की बात चल रही है। मैं तंबूरा एक्सपोजर यानी उसने कितना लोन दिया है, कितना उन लोगों ने लोन दिया है। और इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस उन पर लग रहे हैं। तो ये हो गया N2S2, और फिर क्या होगा? D फॉर डिपेंडेंस ऑन IT। सारा का सारा काम IT से होता है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का 3rd शेड्यूल ये बोलता है कि A बोलता है B बनाओ, B बोलता है P बनाओ। सर क्या बकवास कर रहे हो? फॉर्म A बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, फॉर्म B बोलता है P&L बनाओ। प्राइवेट बैंक को मैंडेटरी नहीं है ब्रांच ऑडिट करवाना। प्राइवेट बैंक अगर ब्रांच ऑडिट नहीं करवाएगा ना, चल जाएगा। क्लियर है? हाँ, प्राइवेट बैंक के लिए मैंडेटरी नहीं है ब्रांच ऑडिट करवाना। जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे SBI हो गया, BOB हो गया, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे ICICI बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई, उनको लिस्ट करवाना पड़ेगा खुद को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और सेबी LODR के साथ भी उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा। सेबी के जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो क्या मैंने देखा था, 4 और मोर फर्म्स ऑफ CA को रखना पड़ेगा। 1 फर्म से काम चलेगा क्या? ना। 2 फर्म से काम चलेगा क्या? ना। 3 फर्म से काम चलेगा क्या? ना। 4 फर्म तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इन सबको मैं मिलकर बोलूंगा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। किसके केस में? नेशनलाइज्ड PSU बैंक के केस में, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो सारे सरकारी बैंक है ना, SBI हो गया उसमें। सर ICICI बैंक के केस में अगर मैं 1 फर्म रख रहा हूं चलेगा क्या? तुम बताना सर चैट बॉक्स में लिख करके। ICICI प्राइवेट बैंक है, मैं 1 फर्म रख रहा हूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताना। सर कंटेंट क्या थे जो मैं इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था? याद है मैंने बोला था मोक्षदा, दीक्षा, आयुषी, तुषार, ये 4 फर्म ऑफ CA को मैंने रखा है। सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक मैं तुमको अपॉइंट कर रहा हूं। मैंने बोला हाँ, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट था ये। पर्टिकुलर्स ऑफ अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर यानी मोक्षदा को मैं बताऊंगा कि दीक्षा, आयुषी, तुषार को भी मैंने अपॉइंट किया है अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर यानी पिछले साल वाले, लास्ट ईयर वाले। क्लियर है क्या? यस सर, लास्ट ईयर वाले। फिर मैंने बोला था स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मोक्षदा लोन्स एंड एडवांसेस को चेक करेगी, दीक्षा जो कि कैश को चेक करेगी। यानी मैं बोलूं मोक्षदा, दीक्षा, आयुषी, तुषार, चारों लोग अलग अलग काम करेंगे, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो भी मेरे को उनके अपॉइंटमेंट लेटर में बताना पड़ेगा। हाँ, और स्कोप ऑफ असाइनमेंट बताना पड़ेगा, यानी मेन रिपोर्ट के एडिशन में कोई स्पेशल रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है। मैं बोलूं 5 बातें बतानी पड़ेगी। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट बताना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो आसान था। फिर पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के, कि मोक्षदा के अलावा दीक्षा, आयुषी, तुषार भी है। हाँ, और पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे प्रीवियस ऑडिटर के, पिछले साल के। क्लियर? डिवीजन ऑफ वर्क मैं बताऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्या कौन सा काम कौन करेगा। हाँ सर, और फिर मैं बताऊंगा कि उसका स्कोप क्या रहेगा। सबने बोला चलेगा, बिंदास तरीके से चलेगा। अगर प्राइवेट बैंक के केस में 1 फर्म रहेगी, 2 फर्म रहेगी, 3 फर्म रहेगी, चलेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। लेकिन अपना जो नेशनलाइज्ड बैंक है उस केस में कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4 होनी चाहिए। ऑथोरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर, मैंने बोला बैंकिंग कंपनी के केस में, कंपनी के केस में शेयर होल्डर आते हैं हमेशा, तो AGM कंपनी के केस में हमेशा कौन थे? शेयर होल्डर। तो AGM में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैंने बोला शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट ऑडिटर, शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट ऑडिटर। लेकिन मैंने बोला अगर नेशनलाइज्ड बैंक बोला गया कि तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे ना सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट ऑडिटर। दोनों ही केस में बाप की अप्रूवल की जरूरत है। बाप कौन है सर? सब लोग लिखेंगे बाप मतलब RBI। What information should bank share with auditors considering importance of IT in preparation and presentation of financial statement? जब preparation presentation of financial statements की बात चल रही है, तो जब बात चल रही है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्लियर है? हाँ, तो मैंने बोला आजकल सारी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन कैसी होती है? IT में होती है। हाँ, तो कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक जो है ना वो ऑडिटर के साथ शेयर करेगी? कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक जो है ऑडिटर के साथ शेयर करेगी? मैंने बोला देखो 2 पॉइंट है डेटा के बारे में, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरफेस, मतलब वगैरह देखा था अपन ने। हाँ, लेकिन अभी उसको जाने दो सब लोग चैट बॉक्स में। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरफेस, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरफेस। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है आपका डेटा सिक्योर्ड रहना चाहिए, ठीक है, हाँ, सेफ रहना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग यानी आप उसको डाल रहे थे ना फिनेकल में, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। ओवरऑल IT पॉलिसी मेरे को देखनी है, स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट ऑफ बैंक्स IT सिस्टम, पूरा का पूरा IT स्ट्रक्चर देख लूंगा। हाँ,
MIS रिपोर्ट जनरेशन एंड पीरियोडिसिटी का एक पॉइंट देखा था, हाँ MIS का फुल फॉर्म उधर लिख के नहीं बताना है, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल प्लान, ये 4 पॉइंट देखे थे अपन ने, हाँ सर ये 5 पॉइंट देखे थे अपन ने, हाँ सर 5 पॉइंट देखे थे सर। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यानी कल को अगर बैंक लूट जाती है, कल को बैंक लूट जाती है तो बैंक कैसे इस सिचुएशन को डील करेगी, याद आता है कि जल्दी बताओ सर। डेटा के 2 पॉइंट देख लिए, ओवरऑल आईटी पॉलिसी देख ली, MIS रिपोर्ट देख लिया, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान देख लिया था, हाँ सर याद आता है। एक देखा था रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, यहां कंपोनेंट्स बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के, बहुत सिंपल था। एक अपन ने देखा था बिजनेस रिस्क, एक होती है इनहेरेंट रिस्क, जनता का पैसा डाला हुआ है, तुम बताओ इनहेरेंट रिस्क है कि नहीं है, बिल्कुल। एक अपन ने देखी थी कंट्रोल रिस्क, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल बराबर है कि नहीं, कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों को ऐड करके देखी थी ओवरऑल बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और एंड में अपन ने बनाया था रिस्क मैट्रिक्स, हाँ सर याद आता है। फिर क्वेश्चन था कंट्रोल एस्पेक्ट्स को लेकर के, देखो वापस से क्या था कंट्रोल, 2 क्वेश्चन थे इसके, ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन में मेन क्या था कंट्रोल्स कंट्रोल्स कंट्रोल्स, तो अपन ने देखे थे इंटरनल कंट्रोल, पता है क्या अकाउंटिंग, देखो लाल वाले कीवर्ड्स को देखना, अकाउंटिंग डेटा में चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए मैनुअली, क्या बोल रहा है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वेरीफाई मेरे को करना है कि जो अकाउंट मास्टर है और जो बैलेंस अकाउंट है वो खाली कंपनी के अंदर का बंदा, बैंक के अंदर का बंदा चेंज करे, ऑथोराइज्ड बंदा चेंज करे, यानी कोई भी बाहर का बंदा आकर के मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, ऑथोराइज्ड बंदे ही चेंज करने चाहिए मेरा अकाउंट मास्टर और अकाउंट बैलेंस, क्लियर है क्या, हाँ सर। तो ये अकाउंटिंग डेटा एंश्योर की जो डेटा होना चाहिए वो ऑथोराइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कल अपन ने देखा था, मैंने बोला हाँ डेटा जो है ऑथोराइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग डेटा में क्या है चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है मैनुअली, सर चेंजेस का मतलब क्या है ना, वेरीफाई कि चेंजेस इन पैरामीटर्स आर ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाई मेरे को ये करना है कि जो भी चेंजेस है ना पैरामीटर्स में वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, और जितने भी अमेंडमेंट ना अमेंडमेंट वो सारे के सारे ऑथोराइज्ड अमेंडमेंट होने चाहिए। मैंने बोला सेकंड और थर्ड पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं था, पर क्योंकि मॉड्यूल में 2 पॉइंट थे तो मैंने भी 2 पॉइंट ले लिए थे। बेसिकली जो चेंजेस है ना सारे के सारे ऑथोराइज्ड होने चाहिए, ऑथोराइज्ड बंदों ने कर रखे होने चाहिए, सेटिंग्स में चेंजेस, मतलब वेरीफाई करना जितने भी चेंजेस है पैरामीटर्स में, क्लियर है, जो भी अमेंडमेंट्स है प्रोग्राम्स में वो कौन करे, ऑथोराइज बंदा करे, क्लियर है, हाँ। तो बस वही है, अकाउंटिंग डेटा में मैंने चेंजेस करे, अमेंडमेंट्स करे मैनुअली, मैनुअली यानी जो भी कैलकुलेशंस में मैनुअली करूंगा, हाथ से करूंगा, जो भी कैलकुलेशन मैं हाथ से करूंगा उसको मेरे को चेक करना है, वेरीफाई दैट चार्जेस कैलकुलेटेड मैनुअली आर ऑथोराइज्ड। क्या तुमको बात समझ में आवत है कि बात समझ में नहीं आवत है, मेरे को फटाफट से बताना सर, फटाफट से मेरे को बताना क्या तुम लोग को बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती है सर। मैं है ना पता नहीं आज है ना सिस्टम को कुछ ज्यादा ही बुखार चढ़ गया है। क्वेश्चन 7 के अलावा कुछ बचता है क्या, मेरे को फटाफट से बताओ तो मैं भी चेक करूं मेरी तरफ से। क्वेश्चन 7 तुमको करवाता हूं, तब तक मेरे को तुम बताओ कि क्वेश्चन 7 के अलावा कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचता है। क्वेश्चन 7 के अलावा कुछ बचता है कि क्वेश्चन 7 के अलावा कुछ नहीं बचता है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी खोपड़ी खोल दो, खोल दो। कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट, एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर का क्या फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैंने बोला मेरे को लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि गोल्ड मेंटेन करना पड़ता है, कैश मेंटेन करना पड़ता है। मैंने बोला मेरे को एसएलआर का वेरीफाई करना है, कंप्लायंस एसएलआर बराबर है कि नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बराबर है कि नहीं, ऑन 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स बट नॉट ऑन फ्राइडे। क्यों सर, फ्राइडे को मैं जाते पिक्चर देखने, कल पिक्चर लगी थी स्काई फोर्स अक्षय कुमार की, बस वो पिक्चर देखने जाना था, इसीलिए फ्राइडे को हम एसएलआर चेक नहीं करते। सर 12 ऑड डेट्स देंगे डिफरेंट मंथ्स की, का मतलब क्या है, जनवरी की कोई भी रैंडम डेट उठा लो, जनवरी की 1 तारीख उठा ली, फरवरी की 5 तारीख उठा ली, मार्च की 7 तारीख उठा ली, यानी 12 महीने की 12 अलग अलग तारीख उठाना, 12 महीने की 12 अलग अलग डेट्स उठाना, पर वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। रिपोर्ट में किसको भेजूंगा, रिपोर्ट सेंड टू बैंक के टॉप मैनेजमेंट को और आरबीआई को। देखो बैंक के बाप और बैंक के दादा को, बैंक का बाप कौन है टॉप मैनेजमेंट बैंक का, और बैंक का दादा कौन है सर आरबीआई, क्लियर है। ऑडिट अप्रोच क्या थे, मैंने बोला भाई मैं आरबीआई सर्कुलर की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, जो कि आरबीआई सर्कुलर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, मैंने बोला हाँ सर। मैं डीटीएल के कैलकुलेशन को चेक करूंगा, जो भी अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैंने बोला हाँ सर। और मैं बोलूंगा ऊपर मैंने फ्राइडे तुमको मना करवाया था ना, आओ मैं तुमको बताऊं क्यों मना करवाया था। मैं ब्रांच ऑडिटर को बोलता हूं कि जितनी भी मेरी ब्रांच है ना, मान लो बीओबी की 4 ब्रांच है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4, चारों की चारों हेड ऑफिस को वीकली ट्रायल बैलेंस देगी फ्राइडे को। इसीलिए मैंने फ्राइडे को मना किया था, इसीलिए मैंने बोला था फ्राइडे को आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के साथ कंप्लायंस चेक मत करना। क्यों, हर फ्राइडे को वीकली हर वीक का ट्रायल बैलेंस जाता है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच 1 है 2 है 3 है 4 है, वो क्या करेगी ना हेड ऑफिस को देगी। कब देगी, हर फ्राइडे को देगी पूरे हफ्ते का ट्रायल बैलेंस। क्या देगी, हर फ्राइडे को देगी पूरे हफ्ते का ट्रायल बैलेंस। जो भी ब्रांच का ऑडिटर होगा ना वो देगा हर हफ्ते का क्या सर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ब्रांच का ऑडिटर देगा। सर
आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल एंड आइटम्स इंक्लूडेड इन डीटीएल। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती। मैं बोलूं जेड कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी पूछ के गया वो नवंबर 24 के पेपर में, याद है क्या? हाँ सर, अभी अभी पूछ के गया वो किसमें, नवंबर 24 के एमसीक्यू में। क्या है सर? आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल। क्या मैंने मेमोरी टेक्निक बताई थी? कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया, पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, याद है क्या? वो सारी आइटम्स एक्सक्लूडेड रहेंगी डीटीएल में से। इसका अपन ने सम भी सॉल्व किया था। पैसा आया, सब लोग चैट बॉक्स में, पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, पैसा गया। सर क्या पैसा आया? मैंने बोला पेड अप कैपिटल। पैसा आया, पेड अप कैपिटल है मेरे पास, हाँ। रिजर्व का पैसा है मेरे पास, पैसा आया, हाँ। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, हाँ। पीएनएल में पैसा आया मेरे को, क्रेडिट बैलेंस है, हाँ। लोन मिला आरबीआई से, लोन मिला, पैसा आया, लोन मिला, ठीक है। रीफाइनेंस फ्रॉम एक्सिम बैंक, पैसा आया, एक्सिम बैंक ने मेरे को पैसा दिया, ये सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड ने मेरे को पैसा दिया, ये सारे पैसे आ रहे हैं। रीफाइनेंस आ रहा है, लोन आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मेरा ही पैसे, सब मेरे पैसे, रिसीव हुए पैसे। दूसरा, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, बैंक में जाकर के तुम्हारा भाई बिल डिस्काउंट करवा के आ गया, पैसा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला, रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी से पैसा मेरे को मिला। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी से पैसा मेरे को मिला। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा मेरे को मिला। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर से मेरे को पैसा मिला। सर इसका मतलब अपन ने डीप में जाना था, कोई मतलब नहीं, अभी खाली सिंपल सी बात समझ के चलना। क्लियर है? हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से कोई पैसा आया गया, किसमें आएगा सर? डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कोई पैसा आया गया तो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल। ओके सर, हाँ। फिर पैसा आया नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस, पैसा आया नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस। मैंने बोला ठीक है सर, पैसा आया, एक्सक्लूजन में लेकर के चलूंगा। फिर क्या आया? मैंने बोला बैड एंड डाउटफुल डेट। खुशबू से तो मेरे को उम्मीद थी 1 भी रुपया नहीं देगी, ये तो मेरी बैड डेट है। खुशबू क्या है? मेरी बैड डेट है, तो भी उससे मेरे को पैसा आ गया, रिकवरी हो गई, ठीक है सर। और मैंने क्या बोला था एंड में? रिफंड हो गया मेरे को एप्लीकेशन में, रिफंड हो गया मेरे को एप्लीकेशन में, नहीं पैसा आया, ठीक है सर। अब पैसा गया किधर? मैंने बोला सिंपल सी बात है, गया किधर ने? सबसे पहला गया था नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। अरे यार, मोदी जी को इनकम टैक्स पे करना पड़ गया, मेरा पैसा गया, पहला है नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। फिर बैंक की बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी में कुछ पैसे चले गए, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी में कुछ पैसे चले गए, ठीक है सर, पैसा चला गया। उसके बाद अमाउंट इन आईएनआर अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, मैंने है ना हीरे डायमंड्स क्या किए थे? इंपोर्ट किए थे, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर, इंपोर्ट के केस में पैसा देना पड़ेगा। और मैंने तुमको बताया था डिपॉजिट हमेशा एक्सक्लूजन में आता है, याद है क्या तुमको? सन्ड्री डिपॉजिट, हाँ सर सन्ड्री डिपॉजिट, याद है क्या तुमको? अनएडजस्टेड डिपॉजिट, हाँ सर अनएडजस्टेड डिपॉजिट। एजेंसी बिजनेस लिंक ब्रांच, ऐसा तुमको दिखे, सन्ड्री डिपॉजिट, ये सब आते हैं हमेशा किसमें? एक्सक्लूजन में। क्या तुमको याद आती है कि बात याद नहीं आती? फटाफट से बताना सर। डिपॉजिट की बातें तुमको याद आवत है कि मेरे बच्चे याद तुमको नहीं आवत है? मैंने बोला हाँ, देखो जहां जहां भी तुमको दिख रहा है ना डिपॉजिट, मैंने बोला हाँ डिपॉजिट लिंक ब्रांच, डिविडेंड इंटरेस्ट वारंटी, सारी बातें किसमें जाएगी? एक्सक्लूजन में जाएगी। मैंने बोला इंक्लूजन के लिए मैंने मस्त सी बात तुमको पढ़ा रखी थी, पता है क्या? अकाउंट सीबीआई। सर अकाउंट सीबीआई को पहले अपन ने देखा था, सी फॉर कैश कोलेटरल देखा था, अगर तुमको याद हो तो। यस सर, कैश कोलेटरल। बी फॉर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन बैंक, मेरी इंडियन बैंक थी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत की बैंक है, हाँ। वो विदेशी बैंक से क्या ले रही है? पैसा ले रही है, बोरोइंग्स ले रही है वो अब्रॉड से, विदेश से वो पैसा उठा करके ला रही है, ठीक है सर, बी। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मैंने बोला डिपॉजिट हमेशा एक्सक्लूजन में जाएगा, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा वो हमेशा इंक्लूजन में जाएगा। हाँ सर, डिपॉजिट हमेशा एक्सक्लूजन में जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट होगा वो हमेशा किसमें जाएगा? इंक्लूजन में जाएगा, भले वो इंटरेस्ट को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाला हो। क्लियर है? हाँ। और फिर मैंने क्या बोला? अकाउंट, ये तो थे सीबीआई वाले, सी फॉर कैश कोलेटरल, बी फॉर बोरोइंग्स, आई फॉर इंटरेस्ट। फिर क्या थे? अकाउंट बोले तो रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट विद नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, हाँ, रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट विद नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, और नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर एमसीक्यू के लिए मैंने बोला ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन सा लेना? आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 इयर्स। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या सर? मोर देन 5 इयर्स। तुम मेरे को बताओ इसमें से कुछ अपने नोट्स में से बाकी रहता है क्या? तो एक अपना कॉमन आंसर बाकी रहा, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो अपन ने कल देखे थे वो मेरे को तुमको बताने, कंसोर्टियम वगैरह वाले। अब एकदम इन डेप्थ रिविजन किया है तो इसको चालू करके खत्म करके फिर ही तुम्हारा भाई उठेगा। तुम मेरे को फटाफट से देख करके बताओ कुछ बचता है क्या ये नोट्स में? चलो मैं भी पहले से देख लेता हूँ, रुको। आई गेस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा लिया अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अच्छे से करा लिया, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अच्छे से करा लिया है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अच्छे से करा लिया, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे भाई ने अच्छे से कराया, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे भाई ने अच्छे से कराया, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे भाई ने अच्छे से कराया, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे भाई ने अच्छे से कराया, हाँ सर। 9 कराया, हाँ सर। 10 कराया, हाँ सर। 11 कराया, हाँ सर। 12 कराया, हाँ सर। 13 कराया, हाँ सर। 14 कराया, हाँ सर। 15 कराया, हाँ सर। 16 कराया, हाँ सर। 17 हाँ सर, हाँ 17 हाँ सर। 18 हाँ सर। 19 हाँ सर। 20 हाँ सर। 21 हाँ सर। नहीं 21 22 बाकी है ना, 21 और 22 बाकी है सर। कुछ नहीं था 21 22 में, देख लो सर। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, क्या हुआ था ना,
एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन में मैंने सिंपल सी बात सीखी थी कि मैं गया था एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन में मैंने सिंपल सी बात सीखी थी कि मैं गया था पता है किधर, मैं गया था एसबीआई में। क्लियर है? हाँ मैं गया था एसबीआई में। क्या हुआ था ना, मैंने एक्चुअली में इंपोर्ट किया था, हाँ सर मैंने किया था इंपोर्ट, ठीक है। तो मेरे को क्या पे करना था, मैंने बोला हाँ सर मेरे को पे करना था। एसबीआई ने बोला शंकर लखमानी पे नहीं करेगा ना तो हम लोग पे करेंगे, यानी एसबीआई ने क्या की थी, मेरी लायबिलिटी एक्सेप्ट की थी। तो मैं बोलूँ ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हाँ इसलिए अपन ने एसबीआई की कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी इसका एग्जांपल लिया था। हाँ सर कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी इसका एग्जांपल लिया था, क्योंकि एसबीआई के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मैंने पे कर दिया तो एसबीआई को पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी बात देखी थी, एक प्रोसेस बना करके चले थे, अमाउंट को चेक करो, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो और देखो बैंक की पे करने की लायबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। 3 पॉइंट देखे थे, हाँ सर सिंपल थे ना। हाँ बैलेंस को चेक किया मैंने, वेरीफाई बैलेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एसबीआई मेरे को क्या बना के देती थी, लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरीफाई मैं करूंगा बैलेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है सर बैलेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, अमाउंट चेक कर लूंगा, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लूंगा मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, वेरीफाई द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ सर। और उसके बाद सच में बैंक को भरने का आया कि सच में बैंक को भरने का नहीं आया। देखो मैं पे कर दूंगा तो बैंक को भरने का नहीं आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर ऐसा। बिल्स फॉर कलेक्शन ऑडिट प्रोसीजर, मैं कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था उसको क्या कर रहा था, मैं बैंक में गया था कलेक्ट करने के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अपन 11th-12th में पढ़ते थे ना, हाँ तो भाई इसमें हमको सिंपल सी बात देखनी थी, पता है क्या, फर्स्ट और तीसरा पॉइंट था कंफ्यूजन का। देखो जिसकी पार्टी है ना उसमें ही क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आशुतोष का कोई बिल हो वो पूर्वी के उसमें क्रेडिट हो जाए, पूर्वी का कोई बिल हो वो श्रुति के उसमें क्रेडिट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एग्जामिन करना है मेरे को प्रोसीजर कि जिस पार्टी का बिल हो उस पार्टी में कलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच में देखना कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, जिस ब्रांच का बिल हो ना उस ब्रांच में ही कलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच 1 का बिल ब्रांच 2 में कलेक्ट हो जाए। यानी बस मेरे को वही देखना है कि अदर ब्रांचेस के बिल मेरे को कलेक्ट नहीं करने। और क्या देखूंगा मैं, अमाउंट देखूंगा। वेरीफाई कि जो बिल्स फॉर कलेक्शन उसका अमाउंट क्या रजिस्टर में से चीज को वेरीफाई कर लेना। क्लियर है क्या? हाँ 23rd अपना हो गया था अभी, हाँ सर। 24 लफार के बारे में था, हो गया था, हाँ सर। उसके बाद 25 रिपोर्ट सर्टिफिकेट अभी हो गया था। 26 जो था कॉन्करेंट ऑडिट हो गया था। 27 जो है कॉन्करेंट ऑडिट वो भी अपना हो गया था। 28 जो है अपना हो गया था। 29 हो गया था, 30 हो गया था, 31 और हाँ ये देखो बोनस टिप मैं तुमको देता हूँ ब्लैंक इन एग्जाम। मैंने बोला जो क्वेश्चन है ना इंटरनल कंट्रोल तुमको पूछता है, तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स पूछता है, तुमको ऑडिट अप्रोच पूछता है, तो तुमको अगर कुछ भी ना आता हो ना तो मेहरबानी करके ये आंसर लिख दोगे ना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खाली ये आंसर लिख करके आ जाना। तुमको अगर इच्छा हो ना मेरे को बैंक ऑडिट छोड़ना है, जो कि मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई चैप्टर तुमको नहीं छोड़ना है, तो भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हो जाए तो प्लीज ये आंसर तो करके जाना। लेकिन जो स्पेसिफिक आंसर अपन ने देखे ना, मान लो एनपीए का आंसर स्पेसिफिक था, उसमें तुम ये नहीं चिपका सकते। मान लो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस वो एक स्पेसिफिक आंसर था, उसमें ये नहीं चिपका सकते। एग्रीकल्चरल एडवांसेस स्पेसिफिक था, ये नहीं चिपका सकते। लेकिन तो पता है मैंने इंटरनल कंट्रोल देखे थे, जनरल का देख लिया, कैश का देख लिया, क्लियरिंग्स का देख लिया, लोन्स एंड एडवांसेस का देख लिया, डिमांड ड्राफ्ट का देख लिया, इंटरब्रांच अकाउंट का देख लिया, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस का देख लिया, फिर बाद में कंटिंजेंट लायबिलिटी देखा, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, फिर वेरीफाई बैलेंस विद आरबीआई जिसमें मोर देन 15 दिन वाली लिमिट देखी थी, वेरीफाई बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यार इतने सारे तुमको याद नहीं करने ना, तो खाली इतने तो याद कर ही लेना जो मैं तुमको बता रहा हूं ना। अलग अलग पॉइंट बनेंगे सबके। ऑडिटर विल वेरीफाई अमाउंट, ऑडिटर विल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर विल वेरीफाई कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, ऑडिटर विल वेरीफाई सिग्नेचर, ऑडिटर विल वेरीफाई पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर विल वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? हाँ ऑडिटर विल वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल और ऑडिटर करेगा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। भाई मैंने तुमको 8-10 पॉइंट बना करके दे दिए, तुमको साला 4-5 तो याद आ ही जाएंगे ना सर। यानी स्पेसिफिक में से तुमने 2-3 भी याद कर लिया और ये याद कर लिया तो तुमको 2-3 मार्क्स तो पक्का पक्का मिल ही जाएंगे। सर ये भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव तुमको क्या करना है ना, एसर्शन कोई वन लाइन एक्सप्लेनेशन में समझा के आ जाना है। पहले ट्राई करना कि भाई तुमको स्पेसिफिक आए, सेकंड प्रायोरिटी पर तुमको ये आए, ये भी याद नहीं आ रहा तो एसर्शन को खाली वन लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना। पीएनएल की आइटम होती है ना तो उसके एसर्शन क्या होते हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। बैलेंस शीट की आइटम होती है ना तो उसके क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। खाली इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना। बैलेंस शीट का कोई आए, फिक्स एसेट का कोई क्वेश्चन आए, फिक्स एसेट को वेरीफाई करो तो मेरे को देखना है राइट्स को मैं एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा, राइट्स को मैं एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा। चेक वेदर बैंक हैज राइट्स ओवर ऑल इट्स एसेट्स, चेक कि भाई जो ट्रांजैक्शन वो करेक्ट पीरियड में गया कि नहीं गया, यानी कि कट ऑफ को एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा। ये जब अपन ये सब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, कब एक्सप्लेन करूंगा, जब अपन ऐसे 300 की सीरीज पढ़ेंगे। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? चेक करो कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, ऐसे कंप्लीटनेस मैंने चेक कर ली। क्या तुमको बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती, मेरे को फटाफट से बताओ सर, तब तक मैं तुमको और थोड़े स्पेशल पॉइंट्स दिखा दूं। डू लेट मी नो फटाफट 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 तरीके से, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती है? आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर।
देखो सबसे पहली चीज जो कि अपन ने देखी थी ना, वो था ये कंसोर्टियम का क्वेश्चन। वो क्या था सर? कंसोर्टियम का क्वेश्चन था। कंसोर्टियम का सिंपल सादा सा मतलब ये होता है, तुम समझना मेरी बात को, ये टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 5 कंसोर्टियम का क्वेश्चन है। कंसोर्टियम का क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, कंसोर्टियम का क्वेश्चन है। ये मैजिक चार्ट्स के साथ ये क्या है ना, अपना क्वेश्चन कंपाइलेशन है। बहुत लोग, मेरे को आज भी मैसेज आया कि सर ये क्या यही क्वेश्चन चार्ट से क्या? मैंने बोला नहीं सर, ये क्वेश्चन चार्ट्स नहीं है, वो 100 पेज वाले क्वेश्चन चार्ट्स में आपको दूंगा मार्च में। ये क्वेश्चन का कंपाइलेशन, इसमें पूरे पूरे आंसर है, ताकि तुमको आइडिया आ जाए कि आईसीए कैसे आंसर को प्रेजेंट करता है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन चार्ट्स में मैं तुमको आसान करके दूंगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, कंसोर्टियम में क्या होता है ना, कंसोर्टियम मैंने अपन ने एग्जांपल लिया था कि भाई कंसोर्टियम में बहुत सारी बैंक्स क्या होती है, तुमको मिलकर के लोन देती है। जैसे कि मान लो विश्वा है, विश्वा को 4-5 बैंकों ने मिलकर के क्या दिया ना सर, 4-5 बैंकों ने मिलकर के लोन दिया। जो बैंक सबसे ज्यादा अमाउंट का लोन देगी ना, वो हो जाएगी मेरी लीड बैंक। ठीक है? हाँ सर, लीड बैंक हो जाएगी। अब इस पे अपन ने कल एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल था? बड़े ध्यान से देखना सर। 50 करोड़ का लोन मिला था। हाँ सर, टोटल लोन मिला था 50 करोड़ का। एक इंसान को कितना मिला था सर? टोटल लोन 50 करोड़ का। उसमें से एक्स बैंक थी, तो उस बैंक का शेयर कितना था? 10 करोड़। यानी टोटल लोन सारी बैंकों ने मिला के 50 करोड़ दिया। क्लियर है? हाँ, 50 करोड़ दिया। हाँ सर, टोटल लोन 50 करोड़ दिया। उसके बाद 50 करोड़ का तो टोटल लोन था सारी बैंक मिला के, उसमें से ये अपनी बैंक ने कितना दिया था? 10 करोड़ का लोन दिया था। ठीक है, मेरी बैंक ने। हाँ, अब नेगेटिव बैलेंस हो गया। क्या हो गया सर? नेगेटिव बैलेंस हो गया। यानी 1.25 करोड़ का जो था ना, 1.25 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस था और 1.75 करोड़ का डेबिट बैलेंस था। यानी मैं बोलूं नेगेटिव में जा रहा है बैलेंस, डेबिट बैलेंस ज्यादा है। हाँ सर, तो तुम बताओ मैं इसको एनपीए में क्लासीफाई करूं कि ना करूं? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि जो लीड बैंक है ना, लीड बैंक ने उसको परफॉर्मिंग के रूप में क्लासीफाई किया था। लीड बैंक ने उसको परफॉर्मिंग के रूप में क्लासीफाई किया था। क्या तुम उसको एनपीए के रूप में क्लासीफाई करोगे कि नहीं करोगे? मैंने बोला भाई सबके अपने अपने ओन एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ सर, देखो सर, एक होती है लीड बैंक जिसने सबसे ज्यादा अमाउंट का लोन दिया होगा। हाँ सर, तो लीड बैंक ने भले उसको स्टैंडर्ड एसेट के रूप में क्लासीफाई किया था, परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासीफाई किया था, वो लीड बैंक का एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि लीड बैंक को टाइम पे पैसा मिल जा रहा हो, हाँ सर, रीपेमेंट हो रहा हो, मैं तो इसको क्या क्लासीफाई करूंगा? एनपीए के रूप में क्लासीफाई करूंगा। क्लियर है क्या? हाँ, वही चीज अपन ने देखी थी, सारी बैंक के ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी को ध्यान में लेगी। मैं इसको कैसे क्लासीफाई करूंगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासीफाई करूंगा। क्लियर है? और एक लाइन अपन ने देखी थी, कोई भी अगर तुमने गलत अकाउंटिंग कर दिया ना, तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट आपने क्या कर लेना है सर? रिवर्स कर लेना है। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? क्या? हाँ सर, यानी मैं कौन था सर? मैं कौन था? बोरोवर था। अब मैं लीड बैंक को अगर टाइम पे पैसा दे रहा हूं ना, तो वो भले परफॉर्मिंग में क्लासीफाई करे, मैं क्या करूंगा ना, सारी बैंक मान लो बीओबी, आईओबी, एसबीआई, तीनों ने मेरे को लोन दिया। क्लियर है? हाँ, जिसको मैं लोन टाइम पे दे रहा हूं वो मेरे को परफॉर्मिंग के रूप में क्लासीफाई करेंगे, जिसको मैं टाइम पे नहीं दे रहा हूं वो मेरे को एनपीए के रूप में क्लासीफाई कर देंगे। क्लियर होता है क्या? जल्दी से बताना सर। ये एक कंसोर्टियम का पॉइंट था जो कि इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम लोग को समझाने की क्या करी थी, कोशिश करी थी। क्वेश्चन 12 तो अपन ने कल देखा था। हाँ सर, क्वेश्चन 12 देखा था, उसमें कुछ भी ऐसा हाईफाई नहीं था। 180 डेज वाली लिमिट थी जो कि अपन ने आज डिस्कस किया। क्लियर? ये एनपीए वाला भी तुमने देखा था सर। ये SMA1 SMA2 वाला मेरे को तुमको बताना है सर, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। SMA1 SMA2 मैंने पता है क्या बोला, 90 डेज के बाद मैं एनपीए बनाता हूँ, 91st डे पे मैं एनपीए बनाता हूँ। लेकिन क्या ये 90 डेज को मैं एक साइकिल में लेके आऊंगा या डायरेक्टली 90 डेज लगाऊंगा? मैंने बोला एक साइकिल में लेकर के आऊंगा। पहले 30 दिन के बाद वो चीज जाएगी SMA1 में, अगले 30 दिन के बाद वो चीज जाएगी SMA2 में, और फिर फाइनली जाकर के मैं उसको एनपीए बनाऊंगा। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। सब लोग चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे? स्पेशल मेंशन अकाउंट। सब लोग चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे? स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्लियर है क्या? हाँ सर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट। यानी क्या हुआ था ना सर, याद है मैं 28 फरवरी को गया था, नॉक नॉक, मैं मेरा लोन रीपे, मतलब मैं मेरा लोन वापस लेने को आ गया। मैं कौन था? एसबीआई था। मैंने विश्वा को लोन दिया था। मैंने बोला था 28 फरवरी को मैं तेरे घर पे आऊंगा। मैंने बोला हाँ सर, 28 फरवरी को मैं तेरे घर पे आऊंगा। 28 फरवरी के बाद उसने मेरे को 90 डेज तक घुमाया था, तो 91st डे पे मैंने उसको एनपीए के रूप में क्लासीफाई किया था। 90 डेज तक मेरे को लोन नहीं दे रही थी। मैंने बोला पहले 30 दिन, फिर और 30 दिन, और फिर और 30 दिन। तो ऐसे मैं उसको क्लासीफाई करूंगा। 30 दिन खत्म होने के बाद SMA1 में डालूंगा, और 30 दिन खत्म होने के बाद SMA2 में डालूंगा, और फिर और 30 दिन खत्म होने के बाद मैं उसको एनपीए में डालूंगा। सर, मैंने दो चीजें बताई थी इसमें। ओवर ड्यू की डेट क्या रहेगी? क्वेश्चन ऐसा था कि 31 मार्च 23 जो है ना, वो ड्यू डेट है, वो लोन की ड्यू डेट है। जैसे अपने केस में विश्वा के घर पे मैं कब गया था? 28 फरवरी को गया था। तो तुम मेरे को बताओ ओवर ड्यू की डेट क्या आएगी? क्या वो 31 मार्च आएगी या 1 अप्रैल आएगी? मैंने बोला 31 मार्च आएगी। याद है क्या? मैंने बोला 31 मार्च आएगी। ओवर ड्यू की डेट क्या आएगी? 31 मार्च आएगी। लेकिन कैलकुलेशन कब से चालू होगी? दिनों की कैलकुलेशन कब से चालू होगी? मैंने बोला 1 अप्रैल से कैलकुलेशन चालू होगी। मैंने बोला ठीक है सर, 1 अप्रैल से कैलकुलेट करना चालू करो। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, मेरे को 30 दिन लेने ना। हाँ सर, तो 30 अप्रैल को मैं उसको SMA1 बना दूंगा। क्लियर है? हाँ सर, SMA1 बना दूंगा। सर अगले 30 दिन लो ना, 1 में से लेकर के 30 में, अगले 30 दिन हो गए। हाँ, तो 30 में को मैं उसको क्या बना दूंगा सर? SMA2 बना दूंगा। तुमको बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आ रही है। ये 31 मार्च क्या है ना, ये ड्यू डेट है। ओवर ड्यू की डेट क्या है? 31 मार्च। ये क्या थी? रीपेमेंट की डेट थी। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, रीपेमेंट की डेट थी। लेकिन सर कैलकुलेशन कब से चालू करूंगा? कैलकुलेशन में 1 अप्रैल से चालू करूंगा। लेकिन ओवर ड्यू की डेट क्या आएगी? ओवर ड्यू की जो डेट आएगी वो क्या आएगी ना सर? 31 मार्च ही है। यानी डे एंड प्रोसेस पे सब कुछ चलता है, अपन ने देखा था, तुमको याद हो तो? हाँ सर, याद है।
और फिर मैंने बोला जो एनपीए की डेट आएगी ना वो कब आएगी, मैंने बोला नेक्स्ट 30 दिन लो, यहाँ से 30 मई को तुमने बनाया ना ऐसे में तो नेक्स्ट 30 दिन लो। मैंने बोला देखो सर मई का एक दिन अपन ने ले लिया 31 ऑफ मई, हाँ सर 31 ऑफ मई, क्योंकि देखो मई में एक दिन लेना बाकी था ना, और जून के 29 डेज अपन ने ले लिए। क्लियर है क्या? तो टोटल मेरा क्या, मेरे 30 डेज हो गए, तो 29 जून को मैं लूंगा, क्या लूंगा 29 जून को वो मेरी एनपीए बन जाएगी। क्या तुमको बात समझ में आ रही है क्या? 29 जून को एनपीए बन जाएगी। मैंने बोला देखो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल मैंने गिना, हाँ सर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल गिना 30 दिन, फिर अगले 30 दिन निकाले मैंने 1 मई से 30 में, हाँ सर 1 मई से 30 में, और उसके बाद मैंने 31 मई से लेकर के 30 दिन निकाले 29 जून, तो फिर 29 जून को मैंने उसको एनपीए बना दिया। क्या तुम लोग को याद आवत है कि याद नहीं आवत है? मेरे को फटाफट से बताना सर। और खाली एक लास्ट पॉइंट देख लो और उसके बाद रिविजन एंड हो जाएगा। पता है क्या? पता है क्या? जो कि आज की क्लास में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कोई भी सेविंग अकाउंट होता है, कोई भी करंट अकाउंट होता है ना, तो उसको मैं इनऑपरेटिव मानता हूं, उसको मैं डोरमेंट मानता हूं अगर तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए ना, तो मैं बोलता हूं ये जो सेविंग अकाउंट है, ये जो करंट अकाउंट है, डोरमेंट है, इनऑपरेटिव है, कृपया करके इसको फ्रीज कर दिया जाए। जल्दी से बताना तुमको बैंक ऑडिट के रिविजन में मजा आया कि मजा नहीं आया। लगभग मैं बताना कितना टाइम हुआ सर? लगभग अपन ने 6:30 बजे चालू किया था सर, 6:40 पकड़ लो, चलो 6:40 पर अपन ने चालू किया था, लगभग 1.5 घंटे हो गए सर, 8-10। भाई साहब जल्दी बताना सर मजा आया कि मजा नहीं आया?